एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि विंड ड्रैगन को निंगयू बुरी तरीके से पीट कर हरा देता है। तो ड्रैगन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद निंगयू एक और मुक्का उसके सर पर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और इस तरीके से विंड ड्रैगन को पिटते हुए ये बंदा देखता है तो काफी शॉक होते हुए कहने लगता है कि ये बंदा तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इसने एक्चुअली में विंड ड्रैगन को हराने में कामयाब रहा। ये काफी सरप्राइजिंग और शॉकिंग वाली बात है। तो विंड ड्रैगन जागता है और उससे कहने लगता है कि हे बच्चे, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो और तुम मुझे सप्रेस कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल रहने वाला है मुझे चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा सख्त है। तभी निंगयू अपनी ब्लेड निकालता है ऑरा से बनी हुई और उससे कहने लगता है कि ओह ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्टबर्न बनते हो अब। और जैसे ही वो उससे स्लाइस मारने लगता है तो ड्रैगन काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो फायर्स वाला अटैक है भाई। ठीक है, मुझे चोट लग चुकी है और मैं इस बात से हार मानता हूँ कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन भले ही तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो लेकिन मुझे मारना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो तुम्हारे लेवल का जो अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे छोटी मोटी इंजरीज ही पहुंचा सकता है। भाई ये फिर से बोलने लगा, बकवास करने लगा। ये बात सुनकर निंगयू फिर से एक और अटैक का इस्तेमाल करता है और उससे क्या लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम में गट्स तो है। डिमोनिक फॉर्म 10 फोल्ड वीकनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इस अटैक के कारण इस विंड ड्रैगन की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो जाती है, 10 गुना कम हो जाती है। और जब ये बात इसे पता चलती है तो वो काफी शौक से भर जाता है और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, आखिरकार मैंने अपनी पावर को इस तरीके से खत्म कैसे कर दिया, लॉस कैसे कर दिया। तो निंगयू कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अभी अब तुम कह सकते हो कि तुम कोई इमोर्टल वगैरह हो और मैं तुम्हें नहीं हरा सकता या फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तभी ड्रैगन फिर से चिल्लाता है एक बार और कहने लगता है कि बच्चे, तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो लेकिन तुम मुझे मेरे नोबल ड्रैगन हेड को कभी झुका नहीं सकते। आखिरकार मेरा जो प्राइड है वो सबसे आगे आता है। ये बात सुनने के बाद निंगयू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम्हारा जो नोबल हेड है मैं उसे ही काट देता हूँ। अब ऐसी बात करने के बाद ड्रैगन को भी डर लग पड़ता है, अब उसे जिंदा तो रहना ही रहना है। तो वो डर के मारे उससे भीख मांगता है और कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। तो निंगयू थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कोई एक ऐसा रीजन बताओ जिससे कि मैं तुम्हें ना मार पाऊँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो मुझे तुम्हारी लूट तो सारी की सारी वैसे भी मेरी हो जाएगी और तुम्हें लूटने के लिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी वो ड्रैगन हमारे एमसी निंगयू की पैर पकड़ लेता है और उससे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा लेग ऑर्नामेंट बनने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद निंगयू डायरेक्टली मना कर देता है उसके मुंह पे कि मुझे अब किसी भी चमचे की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी ऑर्नामेंट्स की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन काफी शॉक होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो भीख मांगते उससे क्या लगता है कि तुम्हें कभी भी मुझ पर इस तरीके से लुक डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मुझे पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा तो नहीं सकता, लेकिन मैं अभी इस वक्त मेरी जो ट्रू पावर है, जो मेरी ट्रू फॉर्म है, वो बिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 1% है। मैं बस एक फ्रेगमेंट हूँ मेरी ओरिजिनल सोल का। मेरे जो अदर फ्रेगमेंट्स है वो इस वर्ल्ड में अलग अलग कोने पर जाकर छुपकर बैठे हुए हैं और कई जगह ट्रैप्ड हो रखे हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढने में कामयाब रहे और सारी की सारी सोल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया तो मेरी जो पावर लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी और बढ़ेगी। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितना पावरफुल हो सकता हूँ। ये बात सुनकर निंगयू उससे कहने लगता है खैर इसके बारे में भूल जाओ, मैं वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हूँ और इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पर एक्नॉलेज कर लेते हो और मान लेते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मेरा नाम निंग यू है। और ये बात सुनने के बाद ड्रैगन तुरंत अपना मास्टर का और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चालू करता है और कहने लगता है कि मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से इस ह्यूमन निंग यू को अपने मास्टर के तौर पर मारने के लिए तैयार हूँ और पूरी की पूरी जिंदगी भर और कभी भी इसे गद्दारी नहीं करूंगा। इस तरीके से बढ़िया निंग यू को एक ड्रैगन सर्वेंट मिल जाता है तो वो उससे मन में सोचते हुए निंग यू कहने लगता है ये जो मूवमेंट थी मैं इसी मूवमेंट का तो इंतजार करने में लगा हुआ था, क्योंकि अगर मैं इस विंड ड्रैगन के मार देता हूँ इस फ्रेगमेंट को तो शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली डील होने वाली है। लेकिन अगर मैं इसे इस बात पर मजबूर कर देता हूँ अपने आप को इसका मास्टर बनाने के लिए तो शायद मेरे पास एक ऐसा चांस है, एक ऐसी चीज हासिल करने के लिए जो कि ट्रूली इनविजिबल है, वो भी ड्रैगन जो फ्यूचर में जो कि पावरफुल भी बनने की पॉसिबिलिटी है इसकी। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो ड्रैगन उससे कहने लगता है कि बिग ब्रदर अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे जो बाकी के सोल फ्रेगमेंट्स की जो लोकेशन है वो अभी के अभी तुम्हें मैं बता देता हूँ। जब ड्रैगन इसे बिग ब्रदर कहता है तो निंगयू पुत्र उसे कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि तो वो आखिरकार मुझे बिग ब्रदर क्यों कह रहे हो, तुम मुझे मास्टर कहकर क्यों नहीं बुलाते। तो ड्रैगन उसे समझाता है, उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें मास्टर कहकर बुलाता हूँ तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा डिस्टेंट लगेगी, दूर दूर लगेगी, लेकिन अगर मैं बिग ब्रदर कहकर बुलाता हूँ तो काफी ज्यादा क्लोजर लगोगे और मैं हमेशा बिग ब्रदर को फॉलो करना चाहता हूँ ताकि मैं जहां भी जाऊँ उस जगह को कॉन्कर कर लूँ और सारे के सारे फोर्सेस को अपने पैरों के नीचे दबा के रखूँ। इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद निंगयू भी चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उससे क्या लगता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और अब बारी आती है इन लोगों की जो कि निंगयू को मारने के लिए आए हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम ब्लाइंड थे, हम अंधे थे, हमने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आखिरकार तुम कितने पावरफुल हो, कितनी ग्रेटनेस है तुम में, हम गलत थे, हमें माफ कर दो प्लीज, हमें मत मारना।
ये सुनने के बाद निंगयू उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों मारने लगा। ये बात सुनकर ये बंदा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि वो इसीलिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड हो, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिग ब्रदर। और इस तरह की फालतू की जो चमचागिरी है वो निंगयू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उस बंदे के चेहरे पर मुक्का मारते उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जवाब गलत निकला। अब बारी आती है दूसरे बंदे की, जो कि उससे बिग ब्रदर कहते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मेरी जो लाइफ है वो वर्थलेस है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो इससे सिर्फ तो तुम्हारी इंसल्ट होने वाली है और तुम्हारे हाथ इससे गंदे होंगे। जो यंग मास्टर लियान है वे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, आसमान ऑलरेडी गिर चुका है, वेस्टर्न स्काई की जो मेडन्स है वो भी हार जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं अब इसका। लेकिन निंगयू बिल्कुल भी इसे भाव नहीं देता, कितनी भी तारीफ कर ले, और वो वहां से जाकर और डीमन को बीस्ट को मारना चालू करता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है अब इन बाकी के डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पर मारने का। और जो डीमन बीस्ट है वेस्टर्न माउंटेन के और डीमन रियलमी के वो ऑलमोस्ट सारे के सारे चोरी हो चुके हैं। जो इंस्क्रिप्शन एनर्जी है वो इन डीमंस को मारने के बाद मुझे इतनी कम मिल रही है कि मैं इनको अब और भी ज्यादा मन भी नहीं हो रहा है और मैं वाकई में इस समय पर अपने मास्टर आन को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। काश काश ऐसा होता कि जो मास्टर आन है वो लौटने के बाद मेरे पास उधारी चढ़ी हो ना 420 इंस्क्रिप्शन की, वो मुझे वापस दे देना तो मजा ही आ जाएगा कतई। खैर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं जल्द से जल्द कलेक्ट कर लूँ 10,000 रेसेस की ब्लड को, जिससे पहले कि जो ह्यूमन रेस के ग्रांड एग्जाम है वो चालू हो जाए और इस तरीके से मैं ऑप्ट कर सकता हूँ एक और नई गॉडली डिमोनिक स्किल को। दूसरी तरफ मास्टर आन को दिखाया जाता है डीमन कैपिटलिस्ट की फर्स्ट एकेडमी में, जहाँ पर वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर काफी ऊपर से देखकर कहने लगता है कि ये तो बस मेरे सामने है, एक 100 ईयर्स हो चुके मुझे यहाँ पर आए हुए। जो डीमन कैपिटल की फर्स्ट एकेडमी है वो बिल्कुल भी नहीं बदली और आज चाहे कुछ भी हो जाए जो मेरा हक है उस चीज को मैं हासिल कर कर रहूंगा। और तुरंत जाकर उधर पर कूद जाता है और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी चीज को लूटने के लिए जा रहा हो। और अंदर पहुंचने के बाद जब वो किसी को नहीं देखता तो कहने लगता है कि जो डीमन कैपिटल एकेडमी है वहाँ कहा जाता था कि यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट है जिससे कि इनका जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन कितना मजाक वाली बात है कि मैं मास्टर आन बिना किसी परेशानी के यहाँ पर घुसने में कामयाब रहा। तभी पीछे से एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि ओह वाकई में ऐसी बात है क्या, जिसको देखकर आन पूछने लगता है कि कौन है बे वहां पे। तभी एक अजीब से बंदे को दिखाया जाता है जिसको देखकर मास्टर आन पूछने लगता है कि यंग मैन आखिरकार तुम हो कौन, अपने बारे में बताओ। तो ये बंदा मास्टर आन के पास आते हैं उससे कहने लगता है कि मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि आखिरकार तुम डीमन कैपिटलिस्ट के एकेडमी में कुछ चीज चुराने के लिए आए हुए हो। मानना पड़ेगा तुम में इतनी हिम्मत आई तो आई कैसे। तो ये बंदा अपनी डींगे हाँकता है और कहने लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मैं मास्टर एन हूँ, मैं अपनी चीज अपने हक से लेने के लिए आया हुआ हूँ, तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो ये सुनकर ये बंदा कहने लगता है कि मैं इस जगह का गार्डियन हूँ और मुझे इसे गार्ड करने की परमिशन मिली हुई है और मैं तुम्हें इस तरीके से चीजों को चुराने नहीं दे सकता। ये सुनकर मास्टर आन को गुस्सा आती है तो वो उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि तुम मुझे इस बात पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ, तुम लिटिल ब्रेड कहीं के। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसी लिटिल ब्रेड ने मास्टर आन को बुजुर्ग से पीट कर इस एकेडमी से बाहर फेंक दिया होता है और मार खाने के बाद वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये उससे कहने लगता है कि क्या हम और भी ज्यादा फाइट करने वाले हैं। जब मास्टर अन इस गार्डियन से बुजुर्ग से पिट जाता है तो वो भागते हुए उससे कहने लगता है कि तुम लिटिल बादशाह कहीं के, तुम बस मेरा इंतजार करो क्योंकि जो मेरी मास्टर आन की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, मैं तुम्हारे पास फाइट करने के लिए वापस जरूर आऊंगा एक ना एक दिन। ये सब तो फाइट चलती रहती है। तभी निंगयू वापस से एकेडमी में आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने सारी की सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी वो मैंने खरीद ली है पूरी की पूरे एंटायर ओल्ड सिटी से, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के 10,000 रेस के ब्लड ही मिलने में कामयाब रहे। और तो और मुझे एक था वो ब्यूटीफुल स्नेक लेडी से मिला था और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप है टोटल मिलाकर। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो 10,000 रेसेस की जो ब्लड है वो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है मुझे ढूंढने के लिए, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। अब लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मुझे अंकल वांग से जाकर पूछना चाहिए कि एकेडमी के पास कोई भी ऐसा ब्लड मौजूद है। तो अंकल वांग उसे देते हैं, उससे क्या लगता है कि निंगयू सिर्फ और सिर्फ हमारे इस एकेडमी में दो टाइप के 10,000 रेस के ब्लड मौजूद है पूरी की पूरी एंटायर एकेडमी में, तुम इन्हें ले जा सकते हो और यूज कर सकते हो। जो सुनकर निंगयू काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल हुआंग। तभी उसका अंकल हुआंग उससे कहने लगता है कि निंगयू मैं तुम्हें एक बात वार्निंग देना चाहता हूँ, भले जो 10,000 रेस का जो ब्लड है वो तुम्हें मदद कर सकता है कल्टीवेशन में, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते रेकलेसली, तो बिल्कुल भी नहीं, वरना ये काफी ज्यादा ईजी रहेगा, तुम्हारे माइंड को तुम लॉस कर दोगे। जहां तक मुझे पता है इसके बारे में, जितने भी लोग इसको यूज करते हैं, जो लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं वो नो कल क्लैन कल्ट के लोग होते हैं और जो भी इसे इस्तेमाल करते हैं वो 10,000 ब्लड को वो मेंटल ड्रेंजमेंट से उन्हें गुजरना पड़ता है, उनकी जो मानसिक क्षमता है वो कम हो जाती है। ये बात सुनने के बाद नहीं उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल हुआंग, मैं कभी भी इसका मिस यूज नहीं करने वाला। तुम्हें पता है कि आखिरकार मुझे और भी ज्यादा 10,000 रेस का जो ब्लड है वो कहाँ से मिलेगा।
ये बात सुनकर अंकल वांग थोड़ा सोचते और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल है, जहाँ पर वो मिल सकता है तुम्हें। कई सारे जो स्टूडेंट है वो 10,000 रेस ब्लड का इस्तेमाल करते हैं उनकी ट्रेनिंग के दौरान, और हर टाइप का जो 10,000 रेस ब्लड है वो डिफरेंट इफेक्ट दिखाता है। तो इसी तरीके से एनहेंसिंग करता है ना बॉडी का, जो इफेक्ट होता है इनहेंस करने का, वो डिफरेंट होता है। और इसका यूज करने से ट्रेनिंग वाले जो लोग होते हैं वो इंप्रूव करते हैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को, और रिजल्ट इसी तरीके से दिखता है। और इसलिए जो कई सारे जो इंस्क्रिप्शन फोर्सेस ट्रेनिंग हॉल्स हैं वो कई सारे 1000 रेस ब्लड को कलेक्ट कर कर रख लेते हैं। तभी ये जो हमारा एमसी निंगयू है वो यार्नन इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है और कहने लगते हैं कि निंगयू, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आए हुए हो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो नहीं, मुझे भी तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने की ज़रूरत है। तुम पहले बताओ क्या करना है, क्या कहना है। काफ़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई इससे कहने लगते हैं कि तुम मुझसे इस बात का वादा करो कि तुम फर्स्ट प्लेस पर आओगे इस बार के जो नेशनल ह्यूमन रेस ग्रांड एग्जाम होने वाला है उस जगह पे। ये बात सुनने के बाद निंगी उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे कुछ इस बार ज़्यादा नहीं मांगने में लगी हुई हो। ऐसा तो है नहीं है जैसे कि ये पहले ही ये तुम डिसाइड कर सकती हो कि मैं फर्स्ट प्लेस आ सकता हूँ इस बार पूरे के पूरे नेशन में या फिर नहीं। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे बताती है और समझाती है कि तुम्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार जब से तुमने इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल को ज्वाइन किया है, जिसके कारण हमारा जो इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। जितने भी आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर लाइन लगाकर हमारे ट्रेनिंग हॉल को ज्वाइन करने के बारे में सोचने में लगे हुए हैं, जिसके कारण वो यहाँ पर ट्रेन कर सके। और ये सारा का सारा कांड हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। इतनी पॉपुलैरिटी मिली है हमें वो भी तुम्हारे कारण। ये बात सुनकर वो खुद ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये बताते रहे उससे कहने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, जितना जितना तुम सोचते हो तुम उससे भी ज्यादा फेमस हो। जब तुम फर्स्ट प्लेस जीत कर लेकर आए थे 3 एकेडमीज के दौरान, वो वाकई में बहुत ज्यादा कारगर रहा था तुम्हारे लिए। और ये जो न्यूज़ है वो पूरी की पूरी सिटी तक फैल चुकी थी, जिससे कि हमारा इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल काफ़ी पॉपुलर हो गया। और रिसेंटली में यहाँ पर ऐसे रूमर्स भी फैले हुए हैं कि ओल्ड सिटी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जब तुमने बचाया था ओल्ड सिटी को उस बड़े से डीमन से, गॉडजिला जैसे डीमन से, तो ये बात भी पूरी की पूरी सिटी में फैल चुकी है, जिसके कारण तुम और भी ज़्यादा फेमस हो चुके हो। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ये प्लान बनाया है कि हम अपने इस इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल को और ज़्यादा एक्सपेंड करें, और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएं, और ज़्यादा दूर दूर तक फैलाएं इसकी ब्रांचेस को। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सोचता है, उससे कहने लगता है कि मेरे बारे में इतने ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है पूरे की पूरे ओल्ड सिटी को बचाने के लिए, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जो मैटर है वो उसे और ज़्यादा हिडन नहीं रखा सकता। जो नो क्लैन कल्ट के लोग हैं वो प्रोबेबली शायद से मेरे बारे में उन लोगों को पता चल चुका है, अब वो मुझे टारगेट जरूर करेंगे। खैर इन सब चीज़ों से इसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहने लगते कि मैं सिर्फ तुमसे सीधी सीधी बात कहना चाहूंगी, मेरा जो करंट आइडिया है अपने इस इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल को पूरी की पूरी ओवरऑल कंट्री में खोलने के लिए, यहाँ तक कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में खोलने के लिए, इसकी जो बेसिस रहने वाला है, ये आइडिया है सिर्फ और सिर्फ तभी कारगर रहेगा, तभी काम करेगा जब तुम नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस लेकर आओगे या फिर जीत जाओगे। निंगयू के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस देखने के बाद वो भी इतनी चमक से बहुत ज्यादा उसकी आंखें अंधी जाती हैं और क्या लगता है कि ठीक है मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। तभी यह उसे एक कार्ड देती है और उससे कहने लगती है कि तुम इसे रख सकते हो, जिसको देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तो वो डिटेल में उसे बताने लगते हैं कि इस बार के जो हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं वो इसके शेयर्स हैं 500,000। ये बात सुनने के बाद उसकी आंखें कतई चमक पड़ती है और क्या लगता है कि इतने ज्यादा। तो वो बताती है कि ये तो अभी शुरुआत है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी ज्यादा पैसे तुम्हें मिलने वाले हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये बात पैसों की आती है तो निंगयू तुरंत मोटिवेट हो जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम ये बात इस तरीके से कह रही हो तो मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, अब तो कुछ भी हो जाए मुझे नेशनल चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस लानी ही लानी होगी। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि बाय द वे एक और चीज है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किस लिए मिलना चाहते थे। तो निंगयू उससे पूछने लगता है डायरेक्टली, क्या तुम्हारे पास 10,000 डिजीज के ब्लड मौजूद है तुम्हारे यहाँ पर। ये सुनकर वो थोड़ा सोचती है और उसे बताने लगती है कि हमारे यहाँ पर थोड़े बहुत तो मौजूद है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितना तुम सोचने में लगे हो। आखिरकार जो ब्लड है जो बॉडी टेम्परिंग के बुल ट्राइब का हमारे पास मौजूद है। ये सुनकर वो एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि वो चीज जल्दी से मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं भी तो देखूं क्या यहाँ पर जो चीज मुझे चाहिए वो उसमें अवेलेबल है। तभी निंगयू फटाफट से अपने घर पर पहुंच जाता है कलेक्ट करने के बाद, और मेडिटेशन फॉर्मेशन में बैठकर सारे के सारे जो ब्लड की बोतल्स थी आसपास रखकर कहने लगता है कि मैंने फाइनली कलेक्ट कर लिया है 10 टाइप्स के 10,000 रेज के ब्लड को, और अब समय आ चुका है कि मैं गॉड के दरवाजे को खोलूं और वहां से पावर हासिल करूं। और वो उस रियल में पहुंच जाता है और ऑफर कर देता है 10 टाइप के 10,000 रेज के ब्लड को, ताकि वो गॉड के डोर को खोल सके। और जैसे ही वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसका जो दरवाजा है वो वहां पर खुल जाता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और बिना कुछ सोच समझे अंदर जाते हुए कहने लगता है कि जो डीमन गेट की जो रिक्वायरमेंट थी, इस बार की जो प्राइस है वो हर बार स्किल को हासिल करने के लिए वो बहुत ज्यादा है। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार क्या कंडीशन रहने वाली है आखिरकार नेक्स्ट स्किल इस गॉड गेट से पाने के लिए।
और जैसे ही वे अंदर आता है तो वो काफी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि हर तरफ पूरे उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टॉम्स पड़ी होती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, यहाँ पर इतनी ज्यादा टॉम स्टोन क्यों पड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे जितने भी टॉम स्टोन है वो क्या गॉड्स की हैं। तभी जाकर वो उनमें से एक गॉड को चुनता है और कहने लगता है कि ये आखिरकार ये टॉम किसी वाटर गॉड की है। अब जबकि जो वाटर गॉड की जो टॉम स्टोन यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जितने भी गॉड्स थे वो यहाँ पर आकर पेरिश्ड हुए थे, यहाँ के मारे गए थे। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आई, तो आखिरकार उनकी जो टॉम स्टोन है वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, और इनकी जो गॉड गेट के अंदर ये आई कैसे, मुझे ये भी नहीं पता आखिरकार। और मुझे ये पावर कैसे मिली कि जिससे कि मैं गॉड गेट को ओपन कर सकूं, और आखिरकार मुझे गॉडली डिमोनिक इंस्क्रिप्शन क्यों मिली, आखिरकार इसका क्या मतलब है, इनकी एग्जिस्टेंस का, मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं मौजूद ही क्यों हूं यहाँ पर। जब ये इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी अचानक से वो टॉम स्टोन जोड़ते चमकने लग, जिसको देखकर वह सरप्राइज से भरता और क्या लगता है कि ये क्या चलने में लगा हुआ है, ये टॉम स्टोन ग्लो क्यों कर रही है। तभी टॉम उससे कहने लगता है कि ट्रेवलर तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। तो निंगियूस की ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि जो वाटर गॉड की टॉम स्टोन है वो मुझसे बात करने में लगी हुई है क्या, क्या तुम मुझे ट्रेवलर कह रहे हो। तो वो टॉम उससे कहने लगती है कि मैं बस एक रिमिनेंट सोल हूँ उस वाटर गॉड की, जिसको देख कर निंगियूस सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में एक एंशिएंट गॉड है, आई मीन एंशिएंट गॉड है, ये वाटर गॉड है, ये सारे के सारे जितनी भी टॉम्स यहाँ पर पड़ी हुई है वो सभी के सभी गॉड्स की हुई। इसका मतलब जो लेजेंड्स में कहा जाता है कि डिस्टेंट एरा में काफी समय पहले वह सभी के सभी लोग यहाँ पर अब अपेयर नहीं होते, उनकी जो इंस्क्रिप्शन मास्टर का एरा था उस समय पर आते थे, और अब वह सभी के सभी लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तभी वाटर गॉड उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर हमारी यानी कि वाटर गॉड की एक्सक्लूसिव इंस्क्रिप्शन स्किल को पाने के लिए तैयार हो। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि मुझे पता है, वाकई में अगर मुझे इसे हासिल करना है तो ह्यूज प्राइस तो मुझे पे करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स मैं इस बात के लिए इच्छा रखता हूँ। तभी वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि जो वर्ल्ड का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से इक्विवेलेंट एक्सचेंज कंपलसरी है, और जो तुम हासिल करोगे उसकी प्राइस तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, क्या तुम अभी भी तैयार हो। इस तरीके का लेक्चर सुनने के बाद निंगियो उससे कहने लगता है कि लो भाई फिर से यहाँ पर हिस्टोरिक चीज चालू हो चुकी है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जो रिहिस्टोरिक जो डीमंस गेट में हुआ करती थी बिल्कुल वैसा ही है। तुम डायरेक्टली मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है। ये बात सुनकर वाटर गॉड डायरेक्टली उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरा बदला लेना होगा बस। तो निंगियो सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि वाटर गॉड तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जो दुश्मन होंगे वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग पावर हाउसेस होंगे, उनके पास बहुत पावर होगी, तो आखिरकार मैं पॉसिबली तुम्हारा बदला कैसे ले सकता हूँ। ये बात सुनकर वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, अगर ये इम्पॉसिबल टास्क होता तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले ही बात तो इधर इफेक्ट नहीं करता। खैर निंगी थोड़ा बहुत सोचता है और कहने लगता है कि जब तक मेरी जो एबिलिटी है उसके अंदर में तुम्हारा काम आता है तो मैं अपने प्रिंसिपल्स को वॉलेट नहीं करना चाहूंगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए तैयार हूँ बिना किसी परेशानी के। ये बात सुनकर वाटर गॉड भी खुश होता है और कहने लगता है कि अच्छा हुआ, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो लिटिल वन, मैं उम्मीद करता हूँ। खैर भूल जाओ, मैं आगे नहीं कहना चाहूंगा, मैं और ज्यादा वर्ड बर्बाद नहीं करूंगा, अब तुम मेरी जो डिवाइन इंस्क्रिप्शन स्किल है इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। और ऐसा कहते ही वाटर गॉड की जो टेक्निक है निंगयू के अंदर जाने लगती है, तो इसके कारण उसकी बॉडी पूरी चमकती है और एकदम से ज्यादा एनर्जी आने के कारण उसकी बॉडी उसको झेल नहीं पाती, तो उसे पेन होने लगता है, जिसको देखकर वो घबरा जाता है। तो वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि ये वाटर गॉड की एक्सक्लूसिव डिवाइन स्किल है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते भी फुल पावर का, लेकिन तुम इसके रिड्यूस्ड वर्जन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। तभी निंगयू कुछ नोटिस करता है और उससे कहने लगता है कि ये स्किल जो तुमने मुझे दी है वो एक हीलिंग स्किल है, मैं फील कर सकता हूँ अपने बॉडी के अंदर इसकी पावर को। तभी वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि मैं वाटर गॉड जब जिंदा हुआ करता था तब मैं प्रैक्टिकली बस एक इमोर्टल बंदा था, मेरी अल्टीमेट हीलिंग एबिलिटी के साथ कोई मुझे मार नहीं सकता था। ये बात सुनकर निंगियो थोड़ा उससे पूछता है क्वेश्चन कंफ्यूज होते हुए और बोलता है कि अगर वाकई में ऐसी बात है तुम इमोर्टल से, तो आखिरकार तुम मरे तो मरे कैसे। तो वाटर गॉड भी कुछ नहीं कह पाता और कहने लगता है कि तुम डिटेल्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, एक बार तुम मेरी डिवाइन स्किल्स को एब्जॉर्ब कर लोगे तो तुम बिना किसी परेशानी के फुल हेल्थ पर रिसरेक्शन के चांस तुम्हें एक बार मिला करेगा, जब तक तुम पूरी कंप्लीट तरीके से मरे नहीं होगे तब तक तुम जिंदा हो सकते हो वापस से, अगर तुम में एक सांस भी बची होगी तुम फुल्ली रिकवर हो जाओगे, वो भी ऑन द स्पॉट। ये सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है कि 100% हेल्थ रिकवरी, यहाँ तक कि जो वीकेंड वर्जन है ना वो भी कोई गॉड लेवल स्किल से कम नहीं है, पावरफुल है, इनक्रेडिबली पावरफुल, मानना तो पड़ेगा। तो वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक डिवाइन स्किल को एब्जॉर्ब किया, इसे एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें सफिशिएंट विल पावर की जरूरत पड़ेगी, वरना तुम्हारी जो स्पिरिट है वो ओवरविलिंग हो जाएगी और तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ये एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि कम ऑन डिवाइन स्किल, आज से ये मेरी हुई। तभी ये डिवाइन स्किल को पचाने के लिए मेडिटेट करता है और इस तरीके से आधा घंटा निकलने के बाद वो फाइनली उसे एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी डिवाइन स्किल से, इसे एब्जॉर्ब करने में मुझे वाकई में बहुत ज्यादा समय लग गया। वैसे एक बात बताओ वाटर गॉड कि आखिरकार मैं तुम्हारा बदला लूं तो लूं कैसे। तो वाटर गॉड उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी में एक मार्क ऑलरेडी छोड़ दिया है, जब सही समय आएगा तब तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। ये बात सुनकर वो उससे एग्री हो जाता है और आगे बढ़ता है। तो वाटर गॉड उससे जाते हुए कहने लगता है कि अब मुझे वापस से सोने के लिए जाना पड़ेगा, एक बात का ख्याल रखना कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो तुम कभी भी अपनी
अपनी इस डिवाइन स्किल का इस्तेमाल रेगुलरली मत करना, सिर्फ और सिर्फ मंथ में एक ही बार इसका यूज कर सकते हो। ये बात सुनकर निंगयू उससे क्या लगता है कि अगर मैं वाटर गॉड की स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं और भी स्किल्स को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जहाँ पर अदर जो गॉड्स हैं उनकी स्किल्स को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं वाकई में कोई गॉड लाइक बंदा बन जाऊंगा। अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए वो आगे बढ़ता है और टर्म्स को चुनने की कोशिश करता है और क्या लगता है कि चलो ट्राई करते हैं, लेकिन उसे उनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती तो वो काफी उदास हो जाता है और तभी कोई अनाउंसमेंट करते हुए बताया लगता है कि एक बार तुम कंप्लीट कर लोगे फर्स्ट गॉड की रिक्वेस्ट को, उसके बाद तुम नेक्स्ट गॉड को अवेकन कर सकते हो। ये बात सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है और क्या लगता है कि अच्छा, तो यहाँ की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं गॉड की स्किल्स को तभी ऑब्टेन कर सकता हूँ जब मैं वाटर गॉड की जो इच्छा है उसे पूरी कर दूंगा। और तभी इस तरीके से मेडिटेट करते हुए प्रैक्टिस करते हुए हमारे एमसी निंगयू को आधा मंथ निकल जाता है। तो अंकल वांग से पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो अंकल वांग क्या लगता है कि निंगयू जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो चालू हो चुके हैं और फाइनली हमारा एमसी निकल पड़ता है अपने ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ और अपने घर से जाते हुए कहने लगता है कि जो ह्यूमन ट्रायल्स थे, ये जो मूवमेंट थी जिसका मैं इंतजार करने में लगा हुआ था जिससे कि मेरी किस्मत आगे डिसाइड होगी, वो फाइनली आ चुकी है। अब समय है असली खेल दिखाने का। तभी एकेडमी ग्राउंड्स में अंकल वांग सभी को बता रहे होते हैं उसके बारे में और क्या लगता है कि स्टूडेंट, जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो तुम्हारी रिजल्ट से कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भले ही तुम यहाँ से अपनी इच्छा वाली एकेडमी को हासिल कर पाओ फ्यूचर में या नहीं कर पाओ, या फिर कोई आर्मी ज्वाइन करो या फिर कोई वर्कर बन जाओ नॉर्मल से, या फिर कोई भी जो काम तुम्हारा डिसाइड होगा, फ्यूचर डिसाइड होगा, वो इसके बेसिस पर होने वाला है। अब तुम कोई बच्चे वगैरह तो रहे नहीं हो, तो तुम्हें अपना पाथ खुद ही चुनना पड़ेगा और जिस ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे कंधों पर बना हुआ है। जैसा कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि हमारी ये ह्यूमैनिटी है उसे कई सारे ट्रायल्स का सामना करना पड़ रहा है और कई सारे ये ट्रायल्स काफी क्रूल हो सकते हैं जिनका तुम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो रीजन है वह सभी के सभी लोग यहाँ पर जिंदा है पीसफुली इस ओल्ड सिविल सिटी में पास्ट फ्यू ईयर्स में, वो इसलिए क्योंकि काउंटलेस जो ह्यूमंस हैं, मार्क मास्टर्स हैं, वह अपने आप को डेडिकेट करने में लगे हुए हैं हम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस सभी एग्जाम के लिए मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और तुम सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा एक बार फिर से इस एकेडमी की तरफ से और पूरी की पूरी ह्यूमनिटी की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और अपना काम अच्छी तरीके से करना। तभी वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और टीचर आकर सभी से कहने लगते कि ऑल स्टूडेंट सभी के सभी इस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर ऑर्डरली फैशन में एंटर करो और एक बार तुम एंटर कर जाओगे तो जो एग्जाम है वो ऑफिशियली चालू हो जाएगा। तो एक्साइटमेंट से भरे हुए स्टूडेंट अंदर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये ह्यूमन ट्रायल्स है वो फाइनली चालू हो चुके हैं। मैं तो काफी ज्यादा नर्वस हूँ इस बात को लेकर। अरे नर्वस घंटा, जस्ट देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं फर्स्ट रैंक अकेडमी में जाने के लिए। अगर हमें जाना है मैजिक की सिटी की अकेडमी में तो हमें यहाँ पर थर्ड रेट कम से कम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हम वहां तक तो जा नहीं सकते फर्स्ट रेट में, कितनी भी कोशिश कर लो, तो कम से कम थर्ड रेट तक तो जा ही सकते हैं, कम से कम थोड़ी तो इज्जत बनी रहेगी। ये सब तो बस उनकी सोच थी। तभी अंकल हुआंग निंगयू के पास जाते हैं, उससे पूछ लगते हैं क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो निंगयू उससे क्या लगता है कि अंकल हुआंग मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर मैं कितना पावरफुल बन चुका हूँ। तो अंकल हुआंग उसे सलाह देते हैं तुम्हारे इस तरीके के वर्ड सुनकर मेरा माइंड काफी ज्यादा शांत महसूस कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से एक वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो एग्जामिनेशन का जो वेन्यू रहने वाला है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 टायर्स में। एक बार तुम एक सर्टेन नंबर के पॉइंट्स पर पहुंच जाओगे तो तुम चूज कर सकते हो एडवांस करने के लिए नेक्स्ट टायर के ट्रायल को लेने के लिए। एक बार तुम चूज करोगे एडवांस लेवल पर पहुंचने के लिए तो तुम्हें कई सारे डिफिकल्ट और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर कंपटीटर्स मिलेंगे। लेकिन जितना तुम ज्यादा हायर स्कोर करोगे, जहां पर कमाओगे इतना स्कोर ज्यादा, उतना ज्यादा फायदा रहेगा तुम्हारे लिए। तभी रिन्यू क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ लोवेस्ट टायर वेन्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार हम लिमिट पर पहुंच जाएंगे तो हम एडवांस कर सकते हैं सेकंड टायर पर। अगर हम लोग वाकई में मैजिक सिटी एकेडमी में एंटर करना चाहता हूँ तो हमें हाईएस्ट टायर वेन्यू में जाना पड़ेगा। मैंने सही कहा ना। ये बात सुनकर अंकल वांग उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा। सिर्फ और सिर्फ हाई टायर जो वेन्यू है वही यहाँ पर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं मैजिक सिटी एकेडमी में एंटर करने के लिए। ये बात सुनकर निंगयू काफी एक्साइटमेंट से भरकर अंदर जाता है और क्या लगता है कि मैं समझ चुका हूँ अंकल हुआंग, चलो अब समय आ चुका है मेरे अंदर जाने का। लेकिन अंकल हुआंग फिर भी उसके चिंता दिखाते हैं और क्या लगता है कि निंगयू तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं कर सकते हो किसी चीज को। तो निंगयू ऑल द बेस्ट कहता है और क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल हुआंग, मैं बस अपनी लिमिट्स को चेक करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस देखने के बाद अंकल वांग मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि ये बच्चा, मैंने वाकई में इसको बचपन से लेकर आज तक काफी बड़ा होते हुए देखा है। इसके जो खुद के आइडियाज है अब वो आने लगे हैं। मुझे इस बात का डर है कि वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला जब तक वो किसी मैजिक सिटी एकेडमी में एंटर नहीं कर लेगा। लेकिन अगर वो मैजिक सिटी एकेडमी में भी एंटर करना इतना आसान नहीं है, वो काफी डिफिकल्ट है। ये कम से कम 10 ईयर्स हो चुके हैं जब से कोई हमारे ओल्ड सिविल सिटी से उस जगह पर एडमिट हुआ है और फाइनली वो लो लेवल आई मीन थर्ड लेवल के टायर पर पहुंच जाता है
और जैसे ही वो अंदर आता है तभी डेमोनिक बीस्ट उस पर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर वो एक्साइटमेंट से भरते हुए कहने लगता है कि जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है फाइनली। अब देखते हैं। जैसे मैं एंटर हुआ मुझे बीस्ट मिल गए, लेकिन वो बिना किसी परेशानी को उन बीस्ट को धोना चालू कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ये डिमोनिक बीस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा एवरेज है। मुझे वाकई में अच्छे स्कोर का पाने के लिए, अगर मुझे जल्द से जल्द पाना है, तो मुझे सेकंड टायर टेस्टिंग पर पहुंचने के लिए और ज्यादा बीस्ट को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन डिमोनिक बीस्ट को ढूंढना उसके लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला था। और कहने लगता है ये काफी स्लो है, अगर मैं डिमोनिक बीस्ट को एक एक करके सर्च करूंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है, और उन्हें मारने के लिए तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट वाली चीज है। जब ये सब चल ही रहा होता है तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कह रहा होता है कोई तो मुझे बचा लो। ये बात सुनकर निंगयू रुक नहीं पाता और बढ़ पड़ता है उसकी तरफ, और क्या लगता है कोई तो यहाँ पर इस एग्जाम ग्राउंड में अपनी किसी के लिए हेल्प के लिए बुलाने में लगा हुआ है। अगर दे पास नहीं कर सकते थे वे लोग, तो आखिरकार वे लोग क्विट क्यों नहीं कर देते? आखिरकार वो लोग हेल्प के लिए क्यों बुला रहे हैं? तभी वहां से किसी लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम मेरा पीछे करना बंद कर दो, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही आ गई थी मजे मजे में। लेकिन ये डीमंस उसका पीछे करना नहीं रुकता, और फाइनली वो लड़की वहां पर गिर जाती है और वो डीमन उसे ऑलमोस्ट खाने वाला होता है। तो वो सोचती है कि आज तो उसकी हो गई स्वाह। लेकिन तभी निगियो आता है और एक जोरदार किक मारता है उस डिमोनिक बीस्ट को, जिससे कि वो ये लड़की देखकर काफी शॉक हो जाती है और वो बच जाती है फाइनली, और आंखें खोलकर देखती है और कहने लगती है कि वाओ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, किसी ने मेरी जान बचाई। लेकिन किसने? लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो वहां पर और भी इधर कई सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं, जिसको देखकर एमसी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और ऐसे क्या लगता है कि कितनी ज्यादा किस्मत वाली बात है, मुझे इतने ज्यादा डिमोनिक बीस्ट का एक साथ मुकाबला करने को मौका मिल रहा है जैसा कि मैं चाहता था। अब मुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर वो लड़की उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि बिग ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर कई सारे डिमोनिक बीस्ट है, हमें सब सच में यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि ठीक है हम एक साथ भागते हैं, और वो दोनों को दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तो ये बात सुनने के बाद लड़की सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि तुम गलत डायरेक्शन में भागने लगे हो ब्रो। लेकिन हमारा एमसी तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसे तो बंदे ही मारने थे, आई मीन बीस्ट मारने थे। और जो सारे के सारे बीस्ट एक साथ अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ जाते हैं तो वो एक ही पंच में सभी को वहीं धराशार कर देता है। ये भी लड़की इसको इतना पावरफुल देखती है तो काफी शॉक हो जाती है और इंप्रेस भी, और उससे कहने लगती है आखिरकार ये कोई एग्जामिनी है सच में? मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि आखिरकार जो एग्जामिनी है वो इतने पावरफुल कब से बन गए। नहीं सभी डिफेंड बीस्ट को मारने के बाद उसके पास आता है और उससे क्या लगता है कि मैंने सारे मैटर को सॉल्व कर दिया है, क्या तुम ठीक हो? तभी लड़की कहने लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसे वहां से बचाने के बाद जाने लगता है, जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। तो हमारे निंगू जाते हुए कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, और अब मैं यहाँ से जाने में लगा हुआ हूँ, मुझे इसकी मदद से काफी कुछ अच्छा मिल चुका है। इस बार का जो समय था वो काफी बच गया, मैंने दो मोर वेव्स को मार दिया उस डिमोनिक बीस्ट को, और मुझे काफी पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। लेकिन तभी वो लड़की उसे अप्रोच करती है और कुछ घबराई हुई सी लग रही होती है, और उसे रोकते हुए क्या लगता है जरा एक मिनट तो रुको। तो निंगी उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो तुम मुझसे चाहती हो। तो अपना इंट्रोडक्शन देती है लड़की और उससे कहने लगती है कि मेरा नाम रैन यिंग यिंग है, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है? तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहने लगता है कि मेरा नाम निंगयू है। तो रैन यिंग यिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा निंगयू, और आज से आप आपसे हम लोग फ्रेंड्स क्यों नहीं बन जाते? हम लोग शेयर कर सकते हैं इस हार्डशिप को, अपनी बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। सीधे शब्दों में इसका इस्तेमाल करना चाहती है और कुछ नहीं। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि ये कुछ तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो गई? तभी लड़की एकदम से चमक पड़ती है और उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं इस एग्जाम के दौरान। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं होता और कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेले काम करना ज्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ये बात सुनकर वो काफी शौक से भर जाती है और उसको रोकती है और भीख मांगते हुए कहने लगती है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम मेरे साथ रुक जाओ ना, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी, हम लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तभी हमारा एमसी तुरंत डायरेक्ट उसके मुंह मना कर देता है और उससे क्या लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी रेन वहां पर रोना चालू कर देती है, एक्टिंग मोड में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं बस एक पिटीफुल गर्ल हूँ, क्या तुम वाकई में मुझे इस तरीके से पीछे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो? और ये बात सुनकर निंगू डायरेक्ट उसके मुंह पे कह देता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हाँ मैं जा सकता हूँ, क्या गुड बाय अभी के लिए। और जैसे ही वो जाने लगता है तो ये रेन चिल्लाते उससे कहने लगते कि तुम बाशट कहीं के, तुम वाकई में कोई मर्द भी हो? तुम एक वीक वूमन को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर जाने में लगे हो? मैं तुम्हें कर्स देती हूँ, तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं होने वाला है, अब समझ जाओ यार वो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तुम 30 सेकंड तक टिक पाओगे। ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां देने लगती है। अब मुझे पता है कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या गाली देने जाती है। इसकी फालतू की गालियां सुनने के बाद नंगी उससे पूछने लगता है कि डैम ये लड़की की टंग तो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प है, माननी पड़ेगी। तभी रैन रोते रोते उसे बताती है अपनी कंडीशन के बारे में और कहने लगती है कि अगर ये मेरे इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं होता जिससे कि डिमोनिक बीस्ट को मैं अट्रैक्ट करती हूँ, और मुझे क्या पता था कि मैं इस तरीके से बॉर्न होंगी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कई सारे डिमोनिक बीस्ट के द्वारा उनका पीछा किया जाता है, और आखिरकार मैंने किसको ऑफेंड कर दिया है? मैं तो बस एक हार्मलेस लिटिल गर्ल हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम किस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही हो, तुम वाकई में अट्रैक्ट कर सकते हो डिमोनिक बीस्ट को? तो हमारा एमसी को थोड़ा इंटरेस्ट आता है और उसे रोने से वहीं पर रोक देता है।
लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी रोने रुकती नहीं है और रैन चिल्लाते और रोते-रोते कहने लगती है कि आखिरकार इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं रोऊँ या नहीं रोऊँ? आखिरकार तुम क्या कर लोगे? और तुम वापस क्यों आए हो मेरे पास? तो निंगयू उससे कहने लगता है कि तुमने अभी-अभी कहा था कि तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है इस ताक जिससे कि तुम कई सारे डेमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करती हो। ये बात सुनकर वो उस लड़की को गुस्सा आती है और वो उससे कहने लगती है कि तो क्या हुआ अगर मेरे पास ऐसी चीज़ है? हाँ, जाओ हँसो मुझ पर, मेरा मज़ाक उड़ाओ, तुम यही कर सकते हो। लेकिन हमारे एमसी की इच्छा पूरी हो जाती है और वो उससे कहने लगता है कि रियली में? यहाँ पर इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है। ये तो वाक़ई में पहली बार ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ़ में पहली बार सुन रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद रैन और ज़्यादा रोते हुए चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरा पीछा इतने ज़्यादा डेमोनिक बीस्ट से क्यों किया जा रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ बकवास करने के लिए आई हुई हूँ? मेरी हालत देखकर तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता? सभी लोग जो भी इस बारे में जानते हैं, मैं मेरे को बीस्ट अट्रैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को वो मुझे अवॉइड करना चाहते हैं हम लोग। लेकिन निंगयू की बात कुछ अलग ही होती है। तो वो कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो रैन को लगता है कि निंगयू उसका मज़ाक उड़ा रहा है, तो वो उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाक़ई में एक नंबर के कचड़े हो कचड़े हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड बंदे होगे। लेकिन हमारा एमसी तो अपने ही नशे में फूँक कर बैठा हुआ होता है और डायरेक्टली उससे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगी? ये बात सुनने के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज़ और शॉक से भर जाती है और उससे कहने लगती है, क्या? तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा? तो निंगयू उससे कहने लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ टीम अप करोगी? तो वो उसको चेक करती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है, बुखार वगैरह है क्या? लेकिन तभी निंगयू उसके हाथ को पकड़ कर ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमें डेमोनिक बीस्ट को ढूँढना पड़ेगा, चलो चलते हैं। और इसी तरीके से उनकी टीम अप बन जाती है और यहाँ पर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कई सारे डेमोनिक बीस्ट रैन का पीछा करते हैं। तो वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि निंगयू अब तो बचा लो। तभी निंगयू एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम मैं संभाल लूँगा। तो रैन भागते-भागते कहने लगती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर रिलायबल निकले हो, वरना जितने डेमोनिक बीस्ट है वो हमें जिंदा खा जाएँगे जिंदा। तभी यहाँ पर निंगयू फाइट करने के लिए उन सभी डेमोनिक बीस्ट के आगे कूद पड़ता है और सारे के सारे डेमोनिक बीस्ट को पीट देता है थोड़ी देर बाद और कहने लगता है कि फाइनली ये रैन यिंगिंग का मेरे साथ होना मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये डीमन अट्रैक्टिंग जो आर्टिफैक्ट की तरह काम करती है, इससे तो मेरी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। तभी नोटिफ़िकेशन आता है कि तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है एडवांस करने के लिए तुम ऑलरेडी उस पर पहुँच चुके हो, कंप्लीट हो चुकी है। क्या तुम सेकंड टायर टेस्टिंग ग्राउंड में जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी रीच करता हूँ रिक्वायरमेंट को, सो वो भी इतनी जल्दी? ऑफ कोर्स सी बात है, मैं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इस ट्रेज़र को कैसे छोड़ दूँ? यानी कि रैन यिंगिंग को। ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, बिल्कुल आर्टिफैक्ट है मेरे लिए, मेरे काम की चीज़। मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। जब रैन यिंगिंग इसे मारते हुए देखती है तो वो काफ़ी सरप्राइज़ से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदा एक मॉन्स्टर है। ये डीमन बीस्ट को तो ऐसे मार रहा है जैसे कि वेजिटेबल काट रहा हो। तभी निंगयू सभी डिमोनिक बीस्ट को मारता है और उससे कहने लगता है कि चलो और भी ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट को ढूँढना चालू कर देते हैं और उन सभी बियर डिमोनिक बीस्ट को बेहोश करता है और रैन यिंगिंग के पास जाकर उससे कहने लगता है कि अब तुम इन डिमोनिक बीस्ट को मार सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि सच में मैं मार सकती हूँ? और तभी एक्साइटमेंट से भर जाती है और कहने लगती है कि बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद। तुम तो वाक़ई में बहुत अच्छे बंदे हो। तभी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी भी रिक्वायरमेंट मिल चुकी है। क्या तुम सेकंड लेवल असाइनमेंट पर जाना चाहोगे बैटलफील्ड में? जिसको देखकर वो काफ़ी खुश होती है और कहने लगती है कि मैं एक्चुअली में इस रिक्वायरमेंट को मेट कर गई। अरे भाई साहब! इतने ज़्यादा असेसमेंट स्कोर मिल चुके हैं जो गारंटेड है। अब मुझे ये बात तो गारंटी हो चुकी है कि मुझे फ्यूचर में जाकर एडवांस अकेडमी में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी रहने वाला है। तभी निंगयू उससे कहने लगता है कि क्या अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है? तभी रैन काफ़ी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि मेरा भी काम खत्म हो चुका है बिग ब्रदर। आखिरकार तुम मुझ पर इतना ज़्यादा नाइस क्यों होने में लगे हुए हो? मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं तुम हैं, समझ गए? इस तरीके के बिहेवियर सुनने के बाद निंगयू तुरंत इग्नोर करता है और उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने में लगी हुई हो। मैं ना बस तुम्हें एक टूल की तरह देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यूज़ करने में लगा हूँ। अब हमें सेकंड लेवल पर चलना चाहिए और तुम मुझे फॉलो करोगी। तो ये काफ़ी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है लेकिन जो सेकंड लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। क्या मेरा ज़रूरी है वहाँ पर जाना? तो निंगयू उससे कहने लगता है क्या तुम वाक़ई में बेटर असेसमेंट स्कोर नहीं हासिल करना चाहते? लेकिन रैन तो तुरंत उसके मुँह पर मना कर देती है, नहीं तो? तो उसे मनाने के लिए निंगयू फिर से बोलता है क्या तुम वाक़ई में किसी एडवांस्ड अकेडमी में एडमिशन नहीं लेना चाहती हो? अपना नेम नहीं बनाना चाहती हो और अपनी फैमिली की ग्लोरी या फिर उनकी इज़्ज़त नहीं बढ़ाना चाहती हो? इतनी सब सुनने के बाद भी रैन तुरंत उसके मुँह पर मना कर देती है। तभी निंगयू कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि अगर वाक़ई में ऐसी बात है तो तुम आखिरकार चाहती क्या हो? तो रैन उसे बताती है और उससे कहने लगती है कि मैं बस एक पीसफुल, केयर फ्री और अनएम्बिशियस सॉल्टेड फिश बनकर रहना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी सैटिस्फाइड हूँ अभी के अपने करंट स्कोर के साथ और मैं किसी भी एडवांस्ड अकेडमी में बिना किसी परेशानी के और बिना अपनी ज़िंदगी को दाँव पर लगाकर एडमिशन ले सकती हूँ। लेकिन इस बात से निंगयू बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और ज़ोर से चिल्लाते उससे कहने लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा और इतने गुस्से में देखती है तो वो काफ़ी तक घबरा जाती है। तभी हमारा एमजे आगे बढ़ता है, उसे डराता है, उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आती हो सेकंड लेवल पर, तो मैं तुम्हें इन सभी डेमोनिक बीस्ट के सामने या फिर उनकी गुफा में फेंक दूँगा। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है?
ये सुनने के बाद वो घबराती है और उन्हें चालू कर देती है और कहने लगती है कि बिग ब्रदर तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो। तो निंगयू कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं चलोगी, तुम मुझे ये बताओ पहले। तभी रैन उससे कहने लगता है कि मैं रैन यंग यंग, मैं एक गर्ल हूँ, मुझे लेकिन फोर्स कभी भी आज तक कभी फोर्स नहीं किया किसी की तरह, और ये मेरी खुद की चॉइस रहने वाली है। ये बात सुनकर निंगयू उससे कहने लगता है कि वाह तुम में गट्स तो है, मानना पड़ेगा, ठीक है चलो चलते हैं। अब वो एग्री हो चुकी है तो फाइनली वो दोनों के दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद सेकंड लेवल के असेसमेंट ग्राउंड में। तभी निंगयू इधर उधर देखता है और उससे क्या लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो सेकंड लेवल असेसमेंट होने वाला है वो इस अबंडेंट सिटी में रहेगा। तो रैन उसको देखती है और कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर ऐसा फील होने में लगा हुआ कि जो असेसमेंट होने वाला है इस लेवल पर वो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डेंजरस है इससे पहले वाले लेवल के मुकाबले में। जो डीमन बीस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और तभी यहाँ पर कई लेपर्ड जैसे डीमन बीस्ट उसकी तरफ बढ़ पड़ते हैं क्योंकि रैन ने उनको अट्रैक्ट जो कर लिया है, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि जो बीस्ट यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आने में लगे हुए हैं, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन निंगी को तो यही चाहिए था और वो कहने लगता है कि तुमने काफी तो अच्छा काम किया है। अब जबकि यहाँ पर कई सारे लोग compete करने के लिए नहीं है डिमोनिक बीस्ट के लिए सेकंड लेवल पर, हम जाकर उन सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट को बिना किसी परेशानी के मार सकते हैं और एक ही झटके में उन सभी डिमोनिक बीस्ट को वहीं पर मार देते। तो पीछे से एक डिमोनिक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए आता है तो उसको देखकर कहने लगता है कि जो डिमोनिक बीस्ट है इस लेवल पर ये 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है प्रीवियस लेवल के मुकाबले में, लेकिन अगर तुम 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो तो मैं भी तुमसे ज्यादा 10 गुना पावरफुल हूँ, देखते हैं आखिरकार तुम क्या ही करते हो। और तभी वो अपनी गॉड फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट को वहीं पर पीट देता है। और जब वो ऐसा करता है तो वहां पर तभी एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है जिसको देखकर जड़ी काफी शॉक हो जाती है और उसको रैन देखकर कहने लगती है कि इसने एक ही पंच में इस डिमोनिक बीस्ट को ब्लास्ट कर दिया और पूरे के पूरे इलाके को ब्लड के धुएं में घेर कर रख दिया है। ये बंदा डेफिनेटली एक मॉन्स्टर है, मानना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है उस ऑब्जर्वर पर जो कि वहां पर नजर बनाकर रखे हुए कंट्रोल रूम में। सीधे शब्दों में यहाँ पर अंकल वांग उससे कह रहे होते हैं कि जो ओल्ड सिविल सिटी है वो अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि सेकंड लेवल पर एंटर किया होगा। जो अदर सिटीज है वो ऑलरेडी वहाँ किसी किसी ना किसी लेवल पर पहुंच चुके हैं और ये ऐसा कहा जा रहा है कि उनको जो टीचिंग क्वालिटी है उनकी ओल्ड सिविल सिटी के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर है और हमारी सिर्फ बेइज्जती करते हैं सभी के सभी लोग। तभी अंकल वांग उससे कहने लगता है कि यूएयान खुद एक सुपरवाइजर है, जो एग्जाम है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तुम्हें इतना जल्दी क्यों पड़ी हुई है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अपने स्टूडेंट्स पर हमारी ओल्ड सिविल सिटी से कि वो लोग उन लोगों के मुकाबले में बिल्कुल भी खराब नहीं है या फिर बेकार नहीं है। जिसको देखकर ये बंदा कहने लगता है कि डायरेक्टर वांग चेन आपको इस तरीके से अपने आप को कंफर्ट देने बंद कर देना चाहिए। आखिरकार इस बार को जो ह्यूमन ट्रायल है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि कितने ज्यादा साल गुजर चुके हैं इस ओल्ड सिविल सिटी के हिस्ट्री में कि यहाँ पर अभी तक तुम्हारे किसी भी मैजिक सिटी एकेडमी के लिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट प्रोड्यूस किया है जो कि वहां पर एडमिशन ले सके। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है कि कोई ना कोई अभी तो सेकंड लेवल पर एंटर कर चुका है और तभी वो लोग देखकर काफी ज्यादा ध्यान नहीं देते उस बात। तो ये बंदा कहने लगता है कि ये तो बस सेकंड लेवल पर एंटर किया है, आखिरकार उनका जो स्कोर है वो अभी भी 0 है 0। जब देखते हैं तो पता चलता है कि नंबर 3 लुओ चैंग है वो भी 0 पॉइंट के साथ और हमारा एमसी भी एंटर कर जाता है। तभी जुए से कहने लगते हैं कि दो लोग और एंटर कर चुके हैं सेकंड लेवल पर। इसको देखकर एक्साइटमेंट से भर जाती है और बताती है कि जो ली क्युंगलेंग है और जो लुओ चेंग है, जो ली क्युंगलेंग है वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और लुओ चेंग के बारे में बात करें तो वो लुओ फैमिली का मेंबर है। ये हमारे लिए नेचुरल सी बात है कि वो दोनों के दोनों टॉप 3 में तो जरूर पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर ये बंदा कहने लगता है कि मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि वह सभी के सब लोग काफी ज्यादा लेट एंटर हुए हैं, ये इम्पॉसिबल है उन सभी के लिए, उन सभी स्टूडेंट का मुकाबला उनका पीछा करने के लिए या फिर उनके बराबर पहुंचने के लिए इस एग्जामिनेशन जोन्स में। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अदर्स जोन्स में 100 पॉइंट तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जिसको सुनकर ये बंदा कहने लगता है, अंकल वहां उससे उनको बताता और कहने लगता है कि सुपरवाइजर जी है, आपको इतना तो श्योर होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है। तो वो बंदा बिल्कुल भी एग्री नहीं होता इनकी बातों से और उससे कहने लगता है कि तुम बस इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि आखिरकार जो मॉन्स्टर्स है स्टूडेंट्स है उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है दूसरे जोन्स में। खैर मैं अब यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा हुआ है। अब दूसरे ज्यादा अदर जोन्स को भी देखूं क्या चल रहा है वहाँ पे। तभी वहाँ पर स्कोर्स की जो फ्लक्चुएशन है वो एकदम से बहुत ज्यादा इधर उधर होने लगती है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये स्कोर 306 पॉइंट्स, वो भी इतनी रहती है, ये सरप्राइजिंग वाली बात है जी। तो इसको देखकर ये सुपरवाइजर भी काफी शॉक होता है और इससे कहने लगता है कि 306 पॉइंट्स ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो अंकल वांग उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, हमारे स्टूडेंट्स है वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं सेकंड लेवल पर, हमारी जो सेकंड एकेडमी है उस पर भी थोड़ा बहुत तो भरोसा किया जा सकता है। तभी सुपरवाइजर आकर पूछने लगता है और बताता है कि आखिरकार जो निंग यू है वो कहाँ से आया हुआ है, आखिरकार इसके जो स्कोर है वो सडनली स्काईरॉकेट इतने हाई कैसे पहुंच गए, क्या ये चीटिंग कर रहा है। तो अंकल वांग उससे कहने लगते हैं कि सुपरवाइजर जी, आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हो,
तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही इस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो चीटिंग के बारे में, और यहाँ पर चीटिंग हो रही नहीं हो रही, तो आपको पता ही होगा। जिसको देखकर वो सुपरवाइजर उससे कहने लगता है कि जो मोस्ट फेमस मॉन्स्टर स्टूडेंट है अदर जोन में, वो तो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट तक पहुंचे हुए हैं अभी तक, और इसके लिए ये बंदा सडनली 300 पॉइंट्स तक पा लिए हैं, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तभी अंकल वांग उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ, ये साफ साफ पता चलता है कि तुम काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, इससे कि पता चलता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन जोन है वो स्ट्रॉगर है दूसरे मुख के मुकाबले में, और निंगयू एक मॉन्स्टर है मॉन्स्टर्स के मुकाबले में, यहाँ तक कि जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स है अदर मॉन्स्टर जोन वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसका इंटरेस्ट निंगयू में काफी ज्यादा बढ़ जाता है इंटरेस्ट, और उसको देखकर देखने के लिए बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैं इस स्टूडेंट पर अपनी नजर बनाकर रखूंगा। जिसको देख सुनने के बाद अंकल वांग सरप्राइज होते हैं और कहने लगता है कि तुम इस पर अपनी नजर बनाओगे, क्या तुम और ज्यादा अदर जोन को ट्राई नहीं करने वाले? जहां पर ये कहने लगता है कि मैं और भी ज्यादा दूसरों में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर जो निंगयू है वो ट्रूली एक मॉन्स्टर है या फिर सिर्फ कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। जहां पर हमें निंगयू को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल भी रुकता नहीं है। तभी लुओ फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट से घिरा पड़ा होता है, और कह रहा होता है कि कितना ज्यादा अनलकी हूँ, मुझे डिमोनिक बीस्ट का सामना करना पड़ रहा है अंदर घुसते ही। और वो तभी एक तलिस्मान या फिर एक जोड़ स्टेट स्टोन जैसी चीज निकालता है, और किसी पोकेमोन की तरह उसमें से एक अंकल को बाहर निकालकर कहने लगता है कि अंकल फैंग, आप जाओ और इन सभी 3 डिमोनिक बीस्ट को मेरे लिए सबक सिखा दो। तभी अंकल कहने लगता है कि जी यंग मास्टर, और इसके बदले में तो भाई कोई और ही फाइट कर रहा होता है, ये काफी पावरफुल अंकल है, तो उसने सभी डिमोनिक बीस्ट को हरा दिया। इसको देखकर ये काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैं इस स्पेस जेट का इस्तेमाल करूं अंकल फैंग को यहाँ पर लाने के लिए, काफी तो कन्वीनियंट रहने वाला है मेरे लिए। इस बार फर्स्ट प्लेस लेने वाला हूँ इस एग्जाम के दौरान। तभी उसका अंकल उसके पास आकर कहने लगता है कि यंग मास्टर, मैंने आप सभी मास्टर को हरा दिया है। तभी लुओ कहने लगता है कि नेक्स्ट, अब मैं डिमोनिक बीस्ट का इंतजार करूंगा, और साथ साथ उस निंगयू का भी इंतजार करूंगा यहाँ पर आने का। एक बार ये यहाँ पर आ जाएगा तब उसकी एबिलिटीज से मुझे लगता है कि वो सेकंड लेवल पर जल्दी पहुंच जाएगा कोई बिना परेशानी के। लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट में जाने की यंग मास्टर लुओ के? जब वो यहाँ पर आएगा तो मैं इस अपॉर्चुनिटी या फिर इस मौके का फायदा उठाऊंगा उसे मारने के लिए। मैं भी तो देखूं आखिरकार चू यार रान की जो इंस्क्रिप्शन फोर्स ट्रेनिंग हॉल है वो कंटिन्यू करता है ऑपरेट करना या नहीं करता। तभी अंकल उससे कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं यंग मास्टर, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। और सब उसकी जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तभी हमारा एमसी जाता है सीधे रुओ के पास, उससे कहने लगता है कि जाओ और तुम इन डिमोनिक बीस्ट को मार दो। लेकिन वो तुरंत मना करती है और उससे कहने लगती है कि बिग बर्ड, तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक है, तुम अभी भी चाहते हो कि मैं इन सभी डिमोनिक बीस्ट को मारूं? मैं इतना ग्रीडी नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इनफ पॉइंट्स है मेरे लिए। तो निंगयू उससे कहने लगता है कि तुम्हें इन डिमोनिक बीस्ट को मारना पड़ेगा जिससे कि तुम्हें इतने ज्यादा पॉइंट्स मिल जाए कि तुम लास्ट लेवल पर मेरे साथ आ सको वहां पे। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और तुरंत मना करने लगती है कि मैं आपके साथ नहीं चलने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहोगे, मैं नहीं जाऊंगी। आखिर का जो थर्ड लेवल का जो असेसमेंट है वो हमारे ओल्ड सिविल सिटी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे टॉप टैलेंटेड लोग आने वाले हैं, हमारे एंटायर रीजन में गैदर हुए हैं ना वो सभी के सभी, और यहाँ का जो कंपटीशन वो एक्सट्रीमली फायर्स है, और तुम इस तरीके से टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते उस असेसमेंट के दौरान जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। अगर तुम सही से केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हें किसी के द्वारा मारा भी जा सकता है। ये बात सुनकर हमारा एमसी तुरंत उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम गुड टर्म्स में यहाँ से जा सकते हैं, तुम अपना आप ख्याल अच्छी तरीके से रखना, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा, गुड लक। तभी निंगयू वहां से जाने लगता है जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे वाकई में फोर्स नहीं करने में लगे हो। लेकिन निंगयू से फोर्स नहीं करता और उससे कहने लगता है कि भला मैं ऐसा क्यों करने लगा, लेकिन अभी के लिए गुड बाय। तभी वो रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिग ब्रदर, तुम वाकई में बहुत अच्छे पर्सन। लेकिन जैसे ही निंगयू वहां से हटता है तभी वहां पर किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आ जाती है जिसको देखकर वो तुरंत घबरा जाती है और पता चलता है कि ये तो यहाँ पर सेकंड लेवल का मिनी बॉस आ चुका है और ये मॉन्स्टर वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो कई सारी मिसाइल छोड़ने लगता है जैसे कोई रोबोट वगैरह हो। तो वो लड़की भागते भागते एमसी निंगयू के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि बिग ब्रदर मेरी जान बचा लो प्लीज। तो निंगयू उससे कहने लगता है कि हमने ऑलरेडी अच्छे टर्म्स गुड टर्म्स में ऑलरेडी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो वो लड़की रोते रोते निंगयू से चिपक जाती है और उससे कहने लगती है कि हम लोग ने अभी तक अपने रास्ते को अलग अलग नहीं किया है बिग ब्रदर, आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हो ना, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो निंगयू कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यही करना ठीक रहेगा, गुड लक तुम्हें मेरी तरफ से। तो वो रोते रोते कहने लगते कि बिग ब्रदर मैं अब आप से दूर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, आपकी हर इच्छा मानूंगी, आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हूँ, और लास्ट लेवल पर भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तभी निंगयू कहने लगता है कि ओहो हो, आखिरकार किसने कहा था मुझे इतना ज्यादा अच्छा पर्सन बनने के लिए, छी भाई क्या एक्टिंग है लौंडे की। और फाइनली वो उस डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फुल फोर्स में उस पर कूद पड़ता है अटैक करने के लिए, और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। और जब वो अटैक करता है तो वो डिमोनिक बीस्ट निंगयू को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो एक दीवार
में जाकर घुस जाता है। तभी रैन उसके पास आती है और उसे देखकर काफी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और निंगयू भी काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और कहने लगता है जो सेकंड लेवल का मिनी बॉस है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा। अब उसकी इच्छा और भी जाग पड़ती है उससे फाइट करने के लिए, तो वो फिर से कूद पड़ता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन उसकी स्किन काफी हार्ड होने के कारण वो उसे चोट पहुंचाने में नाकामयाब रहता है और क्या लगता है कि मैंने अभी तक इस बड़े से बंदे को चोट पहुंचाने में नाकामयाब रहा, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी रैन उसे बताते और उससे कहने लगती है कि जब एक मैकेनिकल मॉन्स्टर है, इसकी वीकनेसेस कुछ और नहीं बल्कि में इसका सर है, बाकी की इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो हार्ड बिल्कुल किसी मीटेओराइट आयरन की तरह है, तुम इसे चोट नहीं पहुंचा सकते इस तरीके से। तभी वो रोबोट जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर कई सारी मिसाइल्स लॉन्च कर देता है। अब जबकि निंगयू की इसकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है, तो वो तुरंत कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसके सर को ही तोड़ देता हूँ। और तुरंत जाकर उस डिमोनिक बीस्ट के सर पर चढ़ जाता और एक ही झटके में पकड़कर अपने हाथों से उसकी गर्दन ही मोड़ देता। जब उसे बहुत ज्यादा पेन होता है मॉन्स्टर को, तो वो रोना चालू कर देता है और वो उसकी गर्दन को तोड़ने लगता है जोड़ और खाड़ देता है उसकी गर्दन को, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उसकी शरीर से निकल रही होती है जैसे कोई रोबोट वगैरह। और बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर को हराने के बाद वो चैन की सांस लेता है, उससे कहने लगता है कि हमारी किस्मत अच्छी हुई कि इसे हराना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा। तभी रैन फिर से चिल्लाते उससे कहने लगती है कि जल्दी से वहां से भागो, ये जो जिससे जो मॉन्स्टर है मैकेनिकल मॉन्स्टर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं एक बार मरने के बाद। तभी निंगयू भी कुछ नोटिस करता है उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो हो और अपनी जान बचाने के लिए वहां से जंप कर देता है और कहने लगता है कि डैम इट, मेरी तो बच गई होती लंका। और तभी उसी मॉन्स्टर में एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है जिससे कि इसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत क्लोज था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो मैकेनिकल मॉन्स्टर्स है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और वो इतना पावरफुल धमाका होगा। किसने सोचा था कि आखिरकार जो मिनी बॉस होंगे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे एक बार मरने के बाद। ये कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। अगर ये वाकई में रैन यिंग की एबिलिटी की या फिर उसकी वार्निंग के लिए नहीं होता तो मैं शायद अभी तक मारा जा चुका होता ब्लास्ट में। तभी रैन उसके पास आती है और उससे कहने लगती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसके मुंह से खून निकल पड़ रहा हो और उससे पूछने लगता है निंगयू आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि जो मैकेनिकल मॉन्स्टर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। तो वो उसे बताते हैं, उससे कहने लगती है कि ये मेरी इंस्क्रिप्शन एबिलिटी है, जो डेंजर प्रोमिनेशन कहा जाता है इस एबिलिटी को। मेरे पास एक मतलब भविष्य के बारे में थोड़ा सा देखने के लिए या फिर कोई खतरा होता है उसे सेंस करने की एक एबिलिटी है, मैं डेंजर को पहचान सकती हूँ। जिसको देखकर वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि डेंजर प्रीमोनिशन, ये तो पहली बार ऐसी चीज है जिसको मैं पहली बार सुनने में लगा हूँ इस तरीके की एबिलिटी को। अब मुझे समझ में आया आखिरकार तुम आखिरकार इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार क्यों थी और तुम्हें पता था कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तो और जो बीस्ट अट्रैक्टिंग और डेंजर प्रोमिनेशन एबिलिटी है वो प्रिटी बिजार है, मानना पड़ेगा, इन पर भरोसा भी नहीं कर सकता कोई और काफी रेयर भी। ये बात सुनकर रैन उससे कहने लगती है कि ज्यादातर समय पे जो डेंजर प्रोमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ी बहुत ही प्रोमिनेशन प्रोवाइड करवाती है और थोड़ा बहुत ही डेंजर का सेंस प्रोवाइड करवाती है। और कई सारे ऑप्शनली देखा जाए मुझे सिर्फ और सिर्फ जब जब तक बहुत ज्यादा जान से भरा हुआ खतरा महसूस नहीं होता तब तक ये मुझे बताते नहीं है खतरे के बारे में। और मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं कोई भविष्य वगैरह या फिर कोई डेंजर को देख तो नहीं सकती, लेकिन जो बीस्ट अट्रैक्टिंग एबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करती, तो इसलिए मुझे खतरे के बारे में सिर्फ रेयरली पता चलता है। ये बात सुनने के बाद निंगी थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि ओ अच्छा है, तो ये है तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी एक एबिलिटी दूसरी एबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। तभी यहाँ पर इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कंपटीशन करना चाहता है निंगियो के साथ, वो भी डिमोनिक बीस्ट को मारता है और कहने लगता है कि ये फोर्थ डिमन बीस्ट है जो कि मैंने अभी तक मारा है जब से मैं सेकंड लेवल में एंटर किया हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो निंगियो है वो कैसा कर रहा है, क्या ये एंटर किया है सेकंड लेवल में अभी तक। अगर ये किया है तो डेफिनेटली इसने मेरे इतने डिमोनिक बीस्ट को तो नहीं मारा होगा, मैं तो डेफिनेटली उस बंदे से बिल्कुल भी कमजोर नहीं। और जब वो इतना सब अपनी तारीफ में कहने में लगा ही हुआ होता है तभी वो अजीब से किसी चीज को नोटिस कर और इस साउंड को फॉलो करने के बाद देखता है तो निंगजू के पीछे कई सारे डेमोनिक बीस्ट पड़े हुए होते हैं। तो वो उसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है और होते हुए कंफ्यूज होते कहने लगता है कि ये तो निंगजू है, इसके पीछे इतने डेमोनिक बीस्ट क्यों पड़े हुए हैं, ये बंदा वाकई में बहुत अनलक्की है इतने डेमोनिक बीस्ट के साथ। मैं तो सिर्फ इसे अवॉइड कर सकता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी के लिए, इतने सारे डेमोनिक बीस्ट को मैं तो हरा भी ना पाऊँ। तभी अचानक से निंगजू वहां पर रुकता है और उससे कहने लगता है कि चलो अब यहाँ पर सारे के सारे डेमोनिक बीस्ट इकट्ठे हो चुके हैं, अब समय बारी आती है इनसे फाइट करने की, तुम जाओ और भी डेमोनिक बीस्ट को अटैक करो, मैं इन सभी को संभालता हूँ। ये देखकर इस बंदा काफी शॉक होते हुए कहने लगता है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है, इतने डेमोनिक बीस्ट को अकेला सामना करना चाहता है, ये वाकई में मरना चाहता है क्या। लेकिन निंगयू यहाँ पर उन सभी को बुलाता है फाइट करने के और तभी वहां पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि आसपास के सभी डेमोनिक बीस्ट मारे जाते हैं और उसकी पावर लेवल इस पंच का बहुत ज्यादा होता है। और तभी थोड़ी देर बाद वो सभी डेमोनिक बीस्ट आसपास के मारने के बाद कहने लगता है कि भले ही जो वेव थी डेमोनिक बीस्ट की वो काफी ट्रबलसम थी, लेकिन मैंने इनसे आराम से निपट लिया है। और जब ये बात इसे पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, इसने इतने ज्यादा डेमोनिक बीस्ट को मार दिया वो भी अपने आप। तभी निंगयू उसे पहचान लेता और कहने लगता है कि ली क्युंगलन आखिरकार हम यहाँ पर फिर से मिल चुके हैं। तभी ये कहने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। निंगयू उसे देखकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम डेमोनिक बीस्ट को क्यों नहीं मारने में लगे हुए हो, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। जिसे देखकर ये घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि मैंने अभी तक कोई भी डेमोनिक बीस्ट देखा ही नहीं है, तो मैं अभी जाता हूँ उन्हें ढूंढता हूँ मारने के लिए। तभी रैन वहां पर और भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट कर उसकी तरफ लेकर आ जाती है जिसको देखकर वो एक्साइटमेंट से भर जाता है और
कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, तुमने अट्रैक्ट कर लिया इतने डिमोनिक बीस्ट को, वो भी इतनी जल्दी। तभी वो मौका देता है ली किंगलॉइन को और कहने लगता है कि ये सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट अब से तुम्हारे हुए, तुम जाकर उन्हें मार सकते हो। ये देखकर ये बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज और घबरा जाता है। जहाँ पर लिंग यू कह रहा होता है कि तुमने अभी भी मुझसे नहीं कहा था कि तुम यहाँ पर कोई भी डिमोनिक बीस्ट नहीं तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए, लो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूँ। ये सुनकर वो उसका धन्यवाद देने लगता है और मनी मन में कहने लगता है कि मैं वाकई में इतने डिमोनिक बीस्ट को हरा भी सकता हूँ। रैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है भागते भागते और कहने लगती है कि तुम जल्दी जाओ और डिमोनिक बीस्ट से फाइट करो, मैं और ज्यादा नहीं दौड़ सकती। तभी निंगयू भागते हुए कहने लगता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, इस बार ये सर का सारा मैटर मैं तुम पे छोड़ने वाला हूँ, हम लोग तो निकलते हैं पहली फुर्सत में। तभी वो निंगयू को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। तभी निंगयू से पूछ लगता है कि क्या हो गया तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। तो वो बंदा घबराते उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ रुक सकते। तो निंगयू उससे कहने लगता है कि नहीं। तभी ये रोना चालू कर देता है रोते रोते, इससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता, मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ compete करूं और तुम्हें बुरी तरीके से हरा दूं, लेकिन अब जबकि मैं तुम्हें देख ली तुम्हारी पावर को तो मैं गिव अप करता हूं। मैं रियली में इतने ज्यादा डिमोनिक बीस्ट को हरा नहीं सकता, मैं तुम्हारी इतना पावरफुल नहीं हूं, ना ही मैं तुम्हारी इतना अच्छा हूं, मैं गलत था, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। और तभी वो उसे पैट करता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें सबको समझ में आ चुका। तभी कई सारे डेमोनिक बीस्ट उसकी तरफ आ रहे हो तो निंगयू उन्हें बचाने के लिए नॉक करना चालू कर देता है एक एक करके। निंगयू को फाइट करते हुए इस तरीके से देखता है तो ये बंदा काफी शॉक होते है, उससे कहने लगता है कि तो काफी स्ट्रांग है ये निंगयू, वाकई में अनबिलीवेबली स्ट्रांग है, अनरीजनेबली स्ट्रांग है। मुझे लगा था कि मैं ट्रेनिंग करूंगा उस डेथ वैली में तो मैं इसे सरपास कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं इसके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता, इसके सर के बाल के बराबर भी ना हूं मैं। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा जब मैंने किसी को इतना ज्यादा पावरफुल देखा है मेरे लेवल पर, वो भी, और मुझे इसके सामने कितनी हेल्पनेस महसूस होने में लगी हुई है किसी अदर से। आखिरकार ये बंदा किस तरीके का मॉन्स्टर है। एक एक करके सभी को धोना चालू करता है और थोड़ी देर बाद तभी रिक्वायरमेंट मैसेज आता है कि तुमने रिक्वायरमेंट मीट कर ली है, अब तुम थर्ड टायर असेसमेंट बैटल ग्राउंड में जाने के लिए तैयार हो, तुम जाना चाहोगे। तो निंगयू कहने लगता है कि अब जबकि रेन यिंग मेरे साथ है तो मैंने ऑलरेडी इतनी जल्दी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है, वो भी इस टायर की, कितनी जल्दी। अब इतने ज्यादा डिमोनिक बीस्ट मैंने मार लिए, अब मेरा और ज्यादा मार का भी कोई फायदा नहीं रहने वाला मुझे। और बाकी के जो बच्चे को जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो उसे दे देता है और कहने लगता है कि तुम जाकर मार सकते। और तभी रेन भी इसमें उसका फायदा उठाती है और डिमोनिक बीस्ट को मारना चालू कर देती है, जिसको देखकर ये बंदा और शॉक होता है और कहने लगता है कि इस बंदे ने सभी डिमोनिक बीस्ट को क्रिपल छोड़ दिया और दूसरों को मारने लिए दे दिया है। ये जो निंगयू है वो कुछ ज्यादा ही जनरस या फिर हेल्पफुल वाला बंदा नहीं बन गया। तभी कुछ देर बाद वो उन मॉन्स्टर को मारते मारते काफी थक जाती है और उससे क्या लगती है कि मैं तो काफी थक चुकी हूँ, डिमोनिक बीस्ट की जो स्किन है वो काफी थिक स्किन है और फ्लैश भी काफी ज्यादा मोटा है, मैंने कट नहीं कर पा रही। इस तरीके की सिचुएशन देखकर ये काफी शॉक होता है और क्या लगता है कि क्या मजाक चलने में लगा हुआ है। ये एक्चुअली में कहने में लगी हो कि ये काफी ज्यादा थक चुकी है, ये तो ऐसा है जैसे कि इसके सामने खाना रख दिया है लेकिन खाना खाने में ये काफी ज्यादा आलसपन दिखाने में लगी है। मैं मानना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा जेलस महसूस कर रहा हूँ। तभी मैं निंगयू के पास जाता हूँ, उससे क्या लगता है कि ये निंगयू क्या ये इसे मारना नहीं चाहती है, ये काफी ज्यादा थक चुकी है तो क्या जाकर मैं उन्हें मार सकता हूँ। ये बात सुनकर निंगयू उससे कहने लगता है कि तुम में तो बड़ी हिम्मत आ चुकी है। और तभी पीछे से कोई आकर उससे कहने लगता है कि निंगयू फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है बच्चे। और पता चलता है कि उसे ढूंढने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं लुओ फैमिली का यंग मास्टर लुओ चोंग, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी लुओ चोंग निंगयू से कहने लगता है कि बच्चे आखिरकार कैसा लगा कि तुम अपने घुटनों के बल मेरे सामने आकर टिक जाओ और मुझसे अपनी भीख मांगो अपनी जान की, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ तुमसे। ये बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते कहने लगता है कि व्हाट, आखिरकार ये मैंने नहीं सोचा था ये इतनी जल्दी बिना किसी परेशानी के माफ भीख मांग रहा है अपनी जान की, ये तो वाकई बहुत डरपोक है। ये देखकर ये भी काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि निंगयू ने जस्ट अभी अभी अपने सर को झुका दिया, इस तरीके से मेरे को इस बात पर भरोसा नहीं होता। तभी लुओ चंग काफी खुश होता है और कहने लगता है कि इतना बोरिंग वाला है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर रेजिस्ट करोगे थोड़ा बहुत और चलो मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा इससे, लेकिन तुम में वाकई में बिल्कुल भी गट्स नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है फाइट करने की मुझसे। तभी उसका अंकल उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग नहीं जिनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो यंग मास्टर लुओ का मुकाबला कर सके, वह सभी लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। तभी निंगयू कहने लगता है कि मैंने बस सबसे ज्यादा करेक्ट और सही रास्ता चुना, लेकिन ये लुओ चंग चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपने घुटनों के ऊपर टिक जाओ और आकर मुझसे माफी मांगो। लेकिन निंगयू को गुस्सा आती है और वो कनपट्टी में एक जोर से बजाता है इसके, जिसको देखकर ये बंदा भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बच्चे मुझ पर अटैक करने की। लेकिन निंगयू काफी गुस्से में इस वक्त और उसकी गर्दन पकड़ उसे उठा देता है, जिसको देखकर उसका अंकल सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर को छोड़ दे, लेकिन निंगयू बिल्कुल भी रुकता नहीं है तो उसके हाथ को पकड़कर तोड़ना चालू कर देता है। तो वो कहने लगता है यंग मास्टर लुओ निंगयू से कि तुम बास्टर कहेंगे, तुझे तेरी हिम्मत कैसी मुझे चोट पहुंचाने की। निंगयू कहने लगता है कि तू और ज्यादा क्लोज रहा और मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। अंकल घबरा जाते हैं और कहने लगता है कि बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी निंगयू उसकी दूसरे हाथ को भी तोड़कर मोड़ आई मीन पकड़कर मरोने लगता है और क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको देखकर ये बंदा शॉक होता है। कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था ये भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाली सिचुएशन, निंगयू वाकई में बहुत ज्यादा रूथलेस पर्सन है, मानना पड़ेगा। तभी अंकल चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि मेरे यंग मास्टर को वहां से जाने दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी निंगयू उसके एक और पंच मारता है और कहने लगता है क्या तू मुझे धमकी दे रहा है, क्या उखाड़ लेगा भाई मेरा। अंकल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, वो उसे बचा नहीं पा रहे होते। तो यंग मास्टर लुओ की स्थिति हो जाती है तो वो घबराते हुए कहने लगता है कि अंकल फ्रैंक आपको बात करना बंद कर देना चाहिए,
निंगयू, मैं मानता हूँ, मैं तुम बहुत ज़्यादा रूथलेस हो, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो, मैं बायगॉन्स बाय बायगॉन्स जाने दे सकते हो, तुम अभी दुश्मनी को भूल जाओ यहाँ पर और मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगा। तुमने क्या मुझे 3 महीने का बच्चा समझ रखा है क्या? तुम्हारे इस सिटी और बेकार से कैरेक्टर को देखकर मैं साफ-साफ पता लगा सकता हूँ, तुम कभी भी इस मैटर को नहीं भूलोगे और बदला लेने के लिए ज़रूर आओगे। तुम बुढ़ऊ कहीं के, अगर तुमने जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। तुम जल्दी से अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाओ और अपने इंस्क्रिप्शन को डिसेबल कर दो और मैं तुम्हारे यंग मास्टर को यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर अंकल चिल्लाते उससे कहने लगते कि तुम सपने देखना बंद कर दो, मैं कभी भी अपने इंस्क्रिप्शन को डिसेबल नहीं करने वाला। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर जिंदा रहूंगा और मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है। तो ये बात सुनकर निंगियो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जरूर ही अब तो तुम्हारी यंग मास्टर को मारना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर उसकी फट जाती है और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको निंगियो, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निंगियो रुकता नहीं है और उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि अब तुम भाड़ में जाओ, मैं वाकई में इसके सर को मसल कर रखने वाला हूँ। तभी इसका अंकल अटैक करने के लिए उस पर कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, तुम्हें इसको सहन करना ही पड़ेगा। अभी की जो करंट सिचुएशन है, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लिप्स को, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ही जिंदा निकल सकते हैं। लेकिन जब निंगियो उस पर अटैक होते हुए देखता है तो वो उसका इस्तेमाल करता है किसी बॉडी शील्ड की तरह और कहने लगता है कि तुम बुढ़ऊ कहो कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा चालाक निकले रे बुढ़ऊ, और गोल गोल करके घुमाने लगता है जिससे कि ये अंकल अटैक करता है तो उसे एक भी मौका नहीं मिलता निंगियो पर अटैक करने के लिए। और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को इस तरीके से यूज करने के लिए। तो निंगियो को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहने लगता है कि आ आ अब अटैक करके दिखा, जब तक तू ये बंदा मेरे हाथों में है। चलो देखते हैं कि आखिरकार तू मुझ पर कैसे अटैक करता है, या तो तू मुझ पे पहले अटैक करेगा या तेरा यंग मास्टर पूरी तरीके से क्रिपल हो जाएगा। इसको देखकर ये तो पूरा का पूरा शौक ही रहता है और कहने लगता है ये इनडिस्क्राइबेबल लेवल का रूथलेसनेस है, इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। मैं तो बहुत ज्यादा शौक हो चुका हूँ, क्या ये वाकई में ऐसा कर सकता है। और इसकी पूरी तरीके से बढ़ जाती है बैंड और मुंह से निकल पड़ता है खून। कहने लगता है कि निंगियो तुम तो एक नंबर के बीस्ट हो। तो अंकल भी आते हैं और अटैक करते हुए कहने लगते हैं कि आज तो तू पक्का मरेगा मेरे हाथों से। तो निंगियो भी उस पर उसके वापस से टांग पकड़ कर गोल गोल घुमाने लगता है और कहने लगता है कि किसे किससे डर लगता है, चलो आकर देखते हैं, आ मुझ पर अटैक करके दिखा। और बिना किसी परेशानी के फिर से बच जाता है। तो अंकल अंकल उसे देखकर कहने लगता है कि तुम की डैम बच्चे कहीं के, तुम तो अटरली डैमेबल हो, मानना पड़ेगा। अब तू दिखते हैं आखिरकार तू मेरे साथ क्या कर सकता है। मैं तो तेरे यंग मास्टर को बुरी तरीके से पीटने वाला, जिससे कि इसको बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो अब झेल नहीं पाता और घबरा जाता है और अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि मैं तेरे को पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। और लेकिन निंगियो कहाँ मानने वाला, वो अभी भी उसे घुमाने में लगा हुआ है और कहने लगता है कि किसे किससे डर लगता है देखते हैं। इसी यंग मास्टर की बैंड बज जाती है और कहने लगता है कि अंकल फैंग आपको रुक जाना चाहिए। अब जबकि अंकल फैंग के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो उसे रुकना ही पड़ता है। लेकिन निंगियो कहाँ रुकने वाला, वो तो फिर से उस पर अटैक करता है अंकल पर। उससे कहने लगता है कि अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। अब अंकल का तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। अब वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस बंदे से फाइट करूं तो करूं कैसे। भाई साहब मैं अटैक करने के लिए आगे जा नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में आ जाता है कि गुस्से के मारे इसके दिमाग की नसें फट जाती है और मुंह से खून निकल पड़ता है, जिसे देखकर ये बंदा भी बहुत शौक होते हुए कहने लगता है कि ये जो ओल्ड गाय है वो इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया निंगियो के द्वारा कि इसके मुंह से खून निकल पड़ा। तो ये बंदा कहने लगता है कि निंगियो प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें 20 मिलियंस मेरी जिंदगी बचने के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जिसको देखकर निंगियो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बकवास या बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो अमीर बच्चे हो वो कितने ज्यादा बिगड़ैल होते हो। तो अंकल खड़ा होता है और इससे कहने लगता है कि यंग मास्टर अब लगता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे अपने किलिंग मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो निंगियो उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो एक टायर 3 का इंस्क्रिप्शन मास्टर हो सकता है या फिर कोई सी टायर 4 इंस्क्रिप्शन का मास्टर का ऑरा दिखाई दे रहा है इसकी बॉडी से। ये जो ओल्ड गाय है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तभी अंकल ऑरा इकट्ठा करते और उससे कहने लगता है कि बच्चे एक बार मैं अपने इस अल्टीमेट मूव को अनलीश कर दूं तो तुम पक्का मारे जाओगे। तो इसकी भी बहुत ज्यादा फट जाती है और कहने लगता है कि अंकल फेंग आपको रुक जाना चाहिए, क्या तुम वाकई मुझे भी मारना चाहते हो इसके साथ। देखकर ये बंदा शॉक और कहने लगता है कि ये जो फ्लेम है वो ट्रू फायर है, कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है। ये जो ओल्ड गाय है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है अब तो, और निंगियो को मारने के लिए अपनी फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर कूद पड़ता है। लेकिन निंगियो भी हरामी ठहरा, उसे निकालता अपने उसके यंग मास्टर को और उसके सामने करते हुए उससे कहने लगता है कम ऑन, अगर देखते हैं कि कौन यहाँ पर सबसे पहले मरने वाला है, मैं या ये बंदा। ये बंदे की बैसी फट जाती है और वो कहने लगता है कि अंकल फेंग प्लीज आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन इसका अंकल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर आपको अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जब निंगियो उसको ऐसी हालत में देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये ओल्ड बास्टर्ड तो बाकी में बहुत ज्यादा रूथलेस है। अब जी बड़ा रुकता नहीं है तो उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिससे निंगियो और वो यंग मास्टर अलग अलग डायरेक्शन में दूर तरफ गिरते हैं और निंगियो को भी काफी चोट पहुंचती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। और कहने लगता है कि ये फ्लेम इंस्क्रिप्शन की जो टेक्निक है ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी अंकल उसके पास पहुंचते और कहने लगता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। इसकी तो पहले से बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखी होता है। कहने लगता है कि आपने ऑलमोस्ट मुझे जलाकर बिल्कुल सेक दिया होता, अब आप ही बताओ क्या मैं आपको ठीक लग रहा हूँ। तभी अंकल उसे एक पिल देता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर आप इस फायर सप्रेसिंग मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, मैं इस बच्चे को अभी के अभी मारने जा रहा हूँ। तभी निंगियो रेन को पकड़कर उसके साथ भागना चालू कर देता है ताकि वो उसकी और अपनी जान बचा सके।
लेकिन पीछे से ये भी चिल्लाता है, भाई साहब मेरे लिए तो रुक लो, मुझे भी ले चलो अपने संग। और सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो अंकल को काफी गुस्सा आते हैं और कहने लगता है कि बच्चे तुम अब मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते। मैं कसम खाता हूँ कि आज तो मैं तुझे मार कर ही छोड़ूंगा। अब तू वहीं पर जाकर रुक जा, मैं तुम्हें बढ़िया और कंप्लीट कॉप्स में बदल दूंगा पूरी तरीके से। जिसको देख कर ये बंदा कहने लगता है कि ये सिचुएशन है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन तो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। अगर उसने हमें इतनी जल्दी पकड़ लिया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रह सकता। ये अभी ना बाद में तो हमें पकड़ ही लेगा, कुछ तो करो। तभी निंगियो की दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक जगह पर ले जाता है उसको। और जिस जगह पर वो पहुंचता है वो जगह कोई और नहीं बल्कि वो मिनी बॉसेस का अड्डा होता है। और वहां पर आकर रुक जाता है। तो ये कंफ्यूज होते कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुम दौड़ क्यों नहीं रहे। और निंगियो ने वो दूर रखकर कहने लगता है कि तुम रे निंगियो का ख्याल रखो मेरे लिए, और कहीं कोने में जाकर छुप जाओ और उसके हाथों में बिल्कुल भी मत आना। ये सुनकर ये कंफ्यूज होता है थोड़ा सा और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो निंगियो उससे कहने लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो, और रैन यिंग यहाँ से ले जा फटाफट। अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता इसकी बात मानने का। तो वो उसे वहां पे ले जाते हुए कहने लगता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना ब्रो। और उसके बाद उसका अंकल और यंग मास्टर पहुंच जाते हैं और इसके कहने लगते हैं कि बच्चे आखिरकार तुम अब क्यों नहीं दौड़ने में लगे हुए हो। क्या तुमने अभी रिजाइन कर दिया है अपनी किस्मत को लेकर और तुम हार मान चुके हो, अब तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से पक्का। लेकिन इस यंग मास्टर को काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि अंकल फैंग, इस बंदे को इतना मारो इतना मारो इतना मारो कि इसकी अम्मा भी से ना पहचान पाए, और ये इसकी मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक होनी चाहिए कि ये कभी भूल ना पाए इसको। तो अंकल आगे आते हैं, इससे कहने लगते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, मैं भी वाकई में इसे बुरी तरीके से पीटना चाहता हूँ जब तक ये जिंदा है तब तक। तभी सामने कई सारे मिनी बॉसेस उसके सामने खड़े हो जाते हैं और तभी वो मुस्कुराता है, जिसको देखकर अंकल को थोड़ा डाउट तो होता है। लेकिन निंगियो तुरंत मॉन्स्टर पर कूद पड़ता है। पीछे से चिल्लाते हुए अंकल कहने लगते हैं कि बच्चे तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। लेकिन निंगियो इस मौके का फायदा उठाकर जो मिनी बॉसेस होते हैं रोबोट जैसे जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनकी गर्दन को तोड़ना चालू कर देता है और आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको किक करके सबको मार देता है। जिसको देखकर अंकल पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। ये यहाँ से बचकर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा बल्कि वो उल्टा मॉन्स्टर को मारने में लगा हुआ है। और तभी उसके बाद एक की गर्दन उखाड़कर सीधे फेंक देता है निंगियो और दूसरे मॉन्स्टर पर पहुंच जाता है। तो वो अटैक करता है मिसाइल से। तो कहने लगता है कि अब ये लास्ट वन बचा हुआ है, और उस लास्ट वन की गर्दन उखाड़ने से पहले वो वार्निंग देता है और कहने लगता है कि तुम बुढ़ऊ कहेंगे आ आ और मुझे मार के दिखा। अगर तुम में इतना दम है, तू एक बाप की औलाद है तो मुझे मार के दिखा। मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, तुम खासकर तो जैसे ग्रैंडपा से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ऊ। जिसे देखकर इसे और तो गुस्सा आ जाती है और वो अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और निंगियो पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझ पर बात करने की, मैं तो तुझे अभी मार दूंगा। और तभी निंगियो उसकी गर्दन को खाड़कर बाहर फेंक देता है और कहने लगता है कि अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। और जैसे ही वहां का टाइमर खत्म होता है तो एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है और अंकल उस पर कूद पड़ा होता है उस बंदे पे। लेकिन निंगियो भी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो जिसको देखकर अंकल कहने लगता है कि नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। यंग मास्टर भी कंफ्यूज होते कहने लगता है कि आखिरकार इस एक्सप्लोजन में इतनी ज्यादा पावरफुल पावर कहां से आई। दूसरी तरफ रैन भी काफी घबराने लगती है और कहने लगता है कि निंगियो अब क्या होगा। ये बंदा भी शौक होता है और इससे कहने लगता है कि इतने बड़े धमाके के साथ मुझे इस बात का डर है कि जो निंगियो है वो अपनी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में वहां पर पड़ा होगा अपने इतनी स्ट्रेंथ के बाद भी। इसको देखकर निंगियो थोड़ा तभी हमें निंगियो को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सुरक्षित होता है और कह रहा होता है पत्थर के पीछे से, क्या ये बंदा मर गया। लेकिन पता चलता है कि ये बुढ़ऊ तो भाई अभी भी जिंदा है बल्कि अपने मुंह से खून निकाल रहा है। जिसको देखकर निंगियो सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि इतने बड़े धमाके के बाद भी ये बुढ़ऊ मरा नहीं है, आखिरकार ये कितना पावरफुल है। तभी बुढ़ऊ उसे गालियां देता है और उससे कहने लगता है कि तुम चालाक बंदे कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की। मेरे इतने बड़े इतने ज्यादा जिंदगी के और लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ मैंने तुम जैसे बंदे को आज तक नहीं देखा है, जो कि मुझे इतनी चोट पहुंचाने में कामयाब रहा है। बच्चे तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, अब तो तू मेरे हाथों से पक्का मरेगा। तभी पीछे से वो बंदा आता है और उसे वहीं पर रोकने लगता है और अंकल उससे कहने लगते हैं कि तुम दोनों भी यहाँ पर आ चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी वापस आने की, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो। तो ये बंदा उसे रूल से समझाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने इस ह्यूमन ट्रायल्स के दौरान अगर तुमने किसी को मार दिया, किसी स्टूडेंट को मार दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस क्राइम है। ये सुनकर अंकल कहने लगता है कि मुझे पता है ये एक सीरियस क्राइम है तुम लोगों के लिए, लेकिन मेरी लुओ फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है। ये कोई भी डिफरेंट वाली बात नहीं है जैसे कि हम किसी चींटी के ऊपर पैर रखकर गुजरने में लगे हो। जिसे देखकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो वो अंकल पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम बड़ो कहीं के, तुम तो वाकई में हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रहे हो जिंदा रहने के लिए। अब देखूं मैं भी तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन अंकल पावरफुल होता है और उससे बहुत ज्यादा दूर फेंक कर उससे कहने लगता है कि तुम जैसी बच्चे की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। तो मैं लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और ये बंदा जब दूर जाकर गिरता है तो उसे भी चोट लग जाती है और कहने लगता है कि निंगियो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं बचा पाया। और रैन से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से भी चले जाना चाहिए पहली फुर्सत में। तभी रैन आती है और उसको देखकर मुस्कुराने लगती है और उससे कहती है सांत्वना देते हुए कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। ये देखकर वो कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन क्यों, कैसे।
तो वो उसे बताने लगते हैं कि मुझे अभी भी ये महसूस होने में लगा हुआ है कि जो निंगयू है वो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मुझे कोई भी डेंजर महसूस नहीं हो रहा है उसमें से। अंकल जी निंगयू से कहने में लगे होते हैं कि तुम्हें अपनी किस्मत अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो यंग मास्टर लुओ भी वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है कि अंकल फैंग, इस बंदे को मुझ पर जिंदा छोड़ देना मेरे लिए। मैं इसको अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तो अंकल अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर। मैं इसकी 206 बॉन्स को पूरी तरह से तोड़ दूंगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद इसकी स्किन को जिंदा उधेड़ दूंगा, फिर आपको दे दूंगा इसे मारने के लिए। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी निंगयू उसके पेट में एक बहुत ही जोरदार पावरफुल मुक्का मारता है, जिससे कि इस बंदे के मुंह से खून निकल पड़ता है, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या चल रहा है ये सब। और आखिरकार तुम अभी भी इतनी अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें अभी अभी इस धमाके में चोट नहीं लगी थी? तो निंगयू उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी फुल स्ट्रेंथ को रिवाइव कर लिया है। और अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम मेरी 600 की 6 आई मीन 200 की 6 बोन्स, 206 बोन्स को पूरी तरह से तोड़ दोगे। और मैंने भी खैर इससे पहले ये सब ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आज जरूर ट्राई करूंगा। और फिर उस बड़ऊ की सारी हड्डियां तोड़ना चालू कर देता है निंगयू। ये देखकर ये बंदा शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिर का जो निंगयू है वो इतना ज्यादा फाइट्स कैसे हो सकता है अभी भी। यंग मास्टर लुओ की तो फट जाती है और इससे कहने लगता है देखकर ये तो इम्पॉसिबल है। ये बच्चे को तो अभी हेवनली बहुत ज्यादा बुरी तरह से चोट पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन अभी पूरी तरह से सुरक्षित कैसे है? तो निंगयू उसको पूरी तरह से हड्डियां तोड़कर कहने लगता है कि तुम ओल्ड गीजर, जो 206 बोन से मैंने ऑलरेडी तुम्हारी तोड़ दी है, अगर तुमने एक आध दो मिसिंग है तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि जो वाटर गॉड की जो फुल हेल्थ रिवाइवर स्किल मुझे मिली हुई है वो काफी पावरफुल है। मैं इंस्टेंटली बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, वो भी इतनी ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट के साथ। तो बड़ऊ उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर आपको भाग जाना चाहिए। तभी उसका यंग मास्टर अपनी जान बचाकर दुम दगाकर भागने लगता है, लेकिन निंगयू उसके पास आता है, उसे रोककर उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बचकर भाग सकते हो? तो बंदा कहने लगता है कि निंगयू, हमें यहीं पर ये चीज खत्म कर देनी चाहिए। आज से और अभी से हम दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे और कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। लेकिन निंगयू मानता नहीं है और उसको एक जोरदार किक मारते हैं, उससे कहने लगता है कि अब तुम भाड़ में जाओ। तो यंग मास्टर कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो निंगयू कहने लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तो यंग मास्टर समझाता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि मैं तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे इस एग्जाम से, और अलायंस के द्वारा तुम्हें पनिश भी किया जाएगा। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जिसको देखकर निंगयू थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। जब ऐसे इस तरीके का रिएक्शन देखा निंगयू के मुंह से तो वो काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं मारने वाले हो, काफी अच्छा हुआ। और तो निंगयू कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये जानकर वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ। जो लोग आप जानते हैं कि उन्हें कब जाकर अपने फाइट नहीं करनी चाहिए, वो काफी वाइस और स्मार्ट होते हैं। एक बार मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, तो तुम मेरी लुओ फैमिली को सर्व कर सकते हो और मेरे लिए काम कर सकते हो। ये बंदा अभी भी नहीं सुधरा कमीना। और इसकी फालतू की बकवास सुनकर उसकी और ज्यादा सटक जाती है और एक जोरदार पेट में मुक्का मारती है, जिसको देखकर ये लुओ फैमिली का यंग मास्टर पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। और तभी निंगयू अटैक करते हैं, उससे क्या लगता है कि मैं सबसे पहले तुझे क्रिपल कर दूंगा, और पूरी तरह कंप्लीट कंप्लीट क्रिपल करने के बाद तुम कभी भी अपने फ्यूचर में इंस्क्रिप्शन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस तरीके से मैं कोई भी रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा हूँ और एग्जाम रूल्स को बिना तोड़े मैं पास भी कर जाऊंगा। ये देखकर इसे काफी गुस्सा आती है और उससे क्या लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम तो इससे बढ़िया मुझे मार ही दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सारा मैटर खत्म करने के बाद निंगयू आगे बढ़ता है और उससे क्या लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तभी वो कई सारे मॉन्स्टर को हरा कर उन सभी को उन्हें मारने के लिए दे देता है, जिसको देखकर ये कंफ्यूज होता है और कहने लगता है क्या मैं वाकई में इन सभी को मैं भी मार सकता हूँ? तो निंगयू उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि जब तुम मेरी मदद करने के लिए इससे पहले तैयार हो चुके थे तो आखिरकार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ तो उसमें कौन सी बुरी बात है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद ये काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिग ब्रदर, और आप मेरा इस तरीके से ख्याल रख रहे हो और अपने विंग्स के अंदर मुझे अपने ले लिया, अपने चमचा बना लिया, काफी अच्छा लगा। तभी हमें इस लिटिल ब्रदर, इसके लिटिल ब्रदर और इसकी टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि इसे ड्रीमंस को मारते हुए देखते हैं। तो वो काफी खुश हो जाते हैं, उससे कहने लगता है कि कोई यहाँ पर मारने में लगा हुआ है इन डीमन बीस्ट को वहां पर, क्या हमें जाकर उनके डीमन बीस्ट को चुराना चाहिए? तो उसका लिटिल ब्रदर कहने लगता है कि सभी के सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, ये कोई और नहीं बल्कि मैं मेरा ब्रदर ली क्विंगलॉन्ग है। जिसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये ली क्विंगलॉन्ग है, ये मानना तो पड़ेगा, ये टॉप टैलेंट है इस फर्स्ट अकेडमी का। इस बात से तो हम भी एग्री होते हैं। मैंने सुना है कि ये तो डेथ वैली में गया था ट्रेनिंग करने के लिए, ये प्रोबेबली हो सकता है कि और भी तो स्ट्रॉन्गर बन चुका है। तो उसका लिटिल ब्रदर उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा जो ब्रदर का गोल है इस समय वो है उस निंगयू को पूरी तरीके से हराना। तभी वो अपने बिग ब्रदर के पास जाता है, उससे कहने लगता है कि ब्रो, तुमने इतने ज्यादा डिमोनिक बीस्ट को अपने आप से मार दिया है और हमें एक डिमन बीस्ट को मारने के लिए पूरी की पूरी टीम का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और हमने सिर्फ तब जाकर एक को मारा। ये बात सुनने के बाद वो उसे बताता है, उससे कहने लगता है क्वीन फैन आखिरकार तुम भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि मुझे ये डीमन बीस्ट मिल गया और मैंने मार दिया। तभी निंगयू भी उनके सामने आ जाता है और उससे कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। जिसको देखकर ये बंदा काफी शौक होता है, उसका छोटा ब्रदर, और उससे कहने लगता है कि तुम, ये तो तुम हो ना निंगयू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? काफी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि ब्रो, अभी अभी मैंने कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आया हूँ, क्या तुम हमारे साथ एक साथ मिलकर काम करना चाहोगे, जिसके कारण हम निंगयू को टेक डाउन कर सकते हैं? लेकिन उसके ब्रदर की झटक जाती है और वो जोरदार उसके कनपट्टी में खींच के बजाता है,
जिसको देखकर ये शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो बे उल्टा। तो उसका ब्रदर समझाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे बिग ब्रदर को मारना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, पगला तो नहीं गए हो? सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही डाउन कर दूंगा। जब ये बात इसे पता चलती है तो भाई उसके कले हुए तो सूर ही जाते हैं पूरी तरीके से, और सरप्राइज होते हुए कहने लगता है अरे ये कब हो गया? तुम बिग ब्रदर तो निंगयू को बिग ब्रदर क्यों कह रहे हो? तुमने तो हमेशा से हराना नहीं चाहते थे। तो वो ये समझाता है और उससे कहने लगता है कि तुम क्या बकवास करने में लगे हुए हो इसके बारे में। आखिरकार मैं कैसे पॉसिबली बिग ब्रदर को हरा सकता हूँ, उनसे फाइट कर सकता हूँ? जो बिग ब्रदर है उन्होंने सारे के सारे डीमन बीस्ट को मार दिया है और मुझे उन्हें किल करने के लिए परमिशन दे दिया, बस और कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद इसका मुंह पूरा का पूरा फटा रह जाता है और शौक होते ही उसके साथी कहने लगते हैं क्या जरा एक मिनट रुको, जो ली किंगलंग है उसने ऑलरेडी सबड्यू कर लिया जा चुका है उसे निंगयू के द्वारा। इसको देखकर लगता है कि जो निंगयू है वो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला, और तभी वो उन सभी को भी जबरदस्ती कर उन्हें बिग ब्रदर कहने के लिए मजबूर करने लगता है और वह सभी अपना सर झुकाकर उसे बिग ब्रदर कहते हैं। जिसको देखकर निंगयू कहने लगता है कि तुम यूजलेस काम करना बंद करो, हमें चलना चाहिए और इस बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए। तभी नोटिफिकेशन आता है रैन को कि तुमने ऑलरेडी अपने रिक्वायरमेंट पॉइंट पर पहुंच चुकी हो, क्या तुम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहोगे? जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है, उससे कहने लगती है कि मेरे पॉइंट ऑलरेडी रीच कर चुके हैं नेक्स्ट लेवल पर, क्या मुझे थर्ड लेवल पर जाना चाहिए? खैर निंगयू की बात माननी तो पड़ेगी उसे। खैर वो बंदा आता है ली कुंगलन निंगयू के पास और उससे कहने लगता है कि मैंने भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। निंगयू ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है अब हमें थर्ड लेवल पर चलना चाहिए, वो भी एक साथ। और वो तीनों की तीनों नेक्स्ट लेवल पर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। जिसको देखकर ये बंदा थोड़ा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि आखिर के ये किस तरह की जगह है रे। दूसरी तरफ हमें मेन हॉल में दिखाया जाता है कंट्रोल सेंटर में, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे थे कितने कैंडिडेट्स उस थर्ड असेसमेंट में बैटल ग्राउंड में घुस चुके हैं। अभी उनके नंबर 0 शो हो रहे थे। तभी ये सुपरवाइजर उसको देखकर कहने लगता है कि हमें अभी भी न्यूज मिली है फ्रंट लाइन से, जो फर्स्ट कैंडिडेट है इस थर्ड असेसमेंट बैटल ग्राउंड में जाने के लिए वो डस्क सिटी से अपेयर हो चुका है एग्जामिनेशन उसके डस्क सिटी के एग्जामिनेशन जोन में। इसको देखकर लगता है कि जो ओल्ड सिविल सिटी है वो उसमें अभी इतनी ज्यादा पावर मौजूद नहीं है कि वो एग्जाम में कोई कैंडिडेट थर्ड लेवल पर पहुंच सके, वो भी इतनी ज्यादा आसानी से। इससे पता चलता है कि उनका लेवल कितना कमजोर है। तभी ये कहने लगती है कि जो हमारी ओल्ड सिविल सिटी है वो डेफिनेटली कैंडिडेट होंगे उसमें जो कि थर्ड असेसमेंट में पहुंच जाएंगे बैटल ग्राउंड में, चिंता मत करो। लेकिन अभी इसको सुनकर सुपरवाइजर मुस्कुराता है, उससे कहने लगता है कि डीन फैंग आपको कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने में लगा हुआ हूँ तुम्हारी ओल्ड सिविल सिटी के बारे में। लेकिन बात बस इतनी सी है कि जो ओल्ड सिविल सिटी है ना उसने परफॉर्म करने में लगी हुई है कम से कम 10 सालों से, और यहाँ पर ऐसा कोई भी टॉप टैलेंट स्टूडेंट नहीं निकला है तुम्हारी इस सिटी से। तो सब्सिक्वेंटली देखा जाए तो असेसमेंट है मेनली डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस पे तुम्हारी जो टॉप टैलेंटेड अकेडमीज होती है ना उनके लिए उनमें से ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया मिलते हैं हमें। तभी अंकल हुआंग कहने लगता है कि सिस्टम चेक करो निंगयू के स्कोर को सबसे पहले। इसको सुनने के बाद सुपरवाइजर उसे रोकते उससे कहने लगता है कि डी न्यूवांग ये तो यूजलेस है कि आप इसके स्कोर को चेक करने में लगे हुए हो, ये वाकई में बहुत ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात होगी अगर आपने उसको देखा तो। और तभी अचानक से सिस्टम के सामने वो स्कोर आता जिसको देखकर ये बंदा मुंह फटाका फटा रहता है शौक के मारे और कहने लगता है क्या इस बंदे के पास ऑलरेडी 1000 पॉइंट है, आई मीन 1000 पॉइंट है। जब 1000 पॉइंट देखता है तो अंकल वहां घुसने लगता है और उससे कहने लगता है कि जहां तक मुझे करेक्टली याद है तो जो 1000 पॉइंट थे वो एक्जैक्टली हाईएस्ट स्कोर है सेकंड एग्जामिनेशन जोन का। तो थ्रेशोल्ड वो है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है ताकि वो थर्ड एग्जामिनेशन जोन में पहुंच चुके। ये सुन के ये बंदा शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि अब ये ऑलरेडी 1000 पॉइंट तक पहुंच चुका है तो आखिरकार जो निंग यू है वो नेक्स्ट लेवल पर क्यों नहीं गया है, कि क्या करने में लगा है वहां पर। यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा, कॉमन सेंस तो गया तेल लगाने। तो अंकल वांग उससे कहने लगता है कि ये क्या तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे इससे कुछ भी लेने देने नहीं है। क्या होगा अगर जो निंग यू है वो बस अपनी इच्छा अनुसार नहीं जाना चाहता थर्ड लेवल पर इस वक्त, तो उसमें तुम क्या कर लोगे? और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड प्लेस तीनों के पास एक एक हजार पॉइंट आ चुके हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाता है, उससे कहने लगता है सर एक मिनट रुको, सिर्फ और सिर्फ निंग यू ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर एक्चुअली में टोटल मिलाकर 3 पीपल है जिनके पास 1000 पॉइंट्स मौजूद है। ये देखकर अंकल हम काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि 3 लोग वाह ऑलरेडी 1000 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। जो अदर एग्जामिनेशन जोन है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक लोग ही थर्ड लेवल एग्जामिनेशन में पहुंचा है, लेकिन हमारे इस ओल्ड सिविल सिटी में सडनली 3 लोग कैंडिडेट्स पास कर चुके हैं इसको और थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये कितनी ज्यादा औसम वाली बात है ना। तभी दूसरे एकेडमी की डीन आती है और उससे कहने लगती है कि सुपरवाइजर जी है, ये हमारी ओल्ड सिविल सिटी अभी भी यहाँ पर तुम्हें लगता है कि वो इतनी ज्यादा पीछे है क्या? ये जो फेस जो आपको पड़ा है थप्पड़ आपकी इज्जत पर वो कैसा लगा? क्या हट हुआ आपको ये थोड़ा बहुत? इसको देखकर सुपरवाइजर कहने लगता है कि मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, जो सेकंड असेसमेंट था ओल्ड सिविल सिटी उसमें काफी ज्यादा एक्सलेंट परफॉर्म किया है, लेकिन जो थर्ड एग्जामिनेशन जोन रहने वाला है वो रियल प्लेस है। यहाँ पर टॉप टैलेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और वह compete करेंगे एक दूसरे के साथ एक उस मैजिक सिटी एकेडमी में प्लेस हासिल करने के लिए। अब अगर वो वहां पर उसे हासिल कर पाते हैं नहीं कर पाते तो सिर्फ और सिर्फ ट्रू टॉप टैलेंट्स ही कर पाएंगे, और तब हमें पता चलेगा कि थर्ड एग्जामिनेशन जोन में वो किस तरीके का परफॉर्म करेंगे। और जब वे तीनों के तीनों अंदर आ जाते हैं तो वो पूछने लगती है रेन आखिरकार यहाँ पर हमें कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
तो उनमें से एक बंदा बाहर आता है और उसे समझाता है, उससे कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा जल्दी ही आ चुके हैं थर्ड असेसमेंट में। लो, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मेरा नाम टाई लेई है, मैं डस्क सिटी से आया हुआ हूँ। लेकिन गुलाग उसकी बात सुनकर वो पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि टाई लिए, मैंने इसके बारे में सुना है इसका नेम। डस्क सिटी का ओरिजिनली में एक गैदरिंग प्लेस है, वहाँ पर कई सारे पावरफुल स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होते हैं और टाई लियू उन सभी पावरफुल लोगों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग है, आई मीन पावरफुल बंदा है। तो निंगयू अपने बारे में बताता है, उससे कहने लगता है कि हम सभी के सभी लोग ओल्ड सिविल सिटी से आए हुए हैं। ये सुनकर इस बंदे को इस बात पर भरोसा नहीं होता और शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि ओल्ड सिविल सिटी, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो निंगयू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ से कोई भी पॉसिबल ही नहीं आ सकता। तो टाइली उससे कहने लगता है कि जो ओल्ड सिविल सिटी है वो ऑलमोस्ट हमेशा से अब ऑलवेज वीक रही है, यहाँ तक कि इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस ओल्ड सिविल सिटी में से थर्ड असेसमेंट बैटल ग्राउंड में इतनी जल्दी वो भी कोई बंदा आ सकता है। सो उसमें इतना ही नहीं, बल्कि मैं एक बंदा नहीं, बल्कि मैं 3 लोग एक साथ। ये बात सुनने के बाद निंगयू से कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये बात सुनकर ये हंसता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पे कोई लुक डाउन करने में लगा हूँ तुम्हारी ओल्ड सिविल सिटी को, लेकिन जो स्ट्रांग पर्सन है वो कभी भी तुम्हारी ओल्ड सिविल सिटी से आज तक नहीं आया, पेड़ हुआ है। ये बात सुनने के बाद निंगयू उससे कहने लगता है कि ओ अच्छा, तो तुम उसे देखना चाहते हो। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि हर एक स्टूडेंट जो कि थर्ड एग्जामिनेशन ग्राउंड में एंटर करेगा उसे डिफॉल्ट पे 100 पॉइंट्स मिलेंगे और वो अपने अपोनेंट को हराने पर उसे 10 पॉइंट उस अपोनेंट के मिल जाएंगे और जो हारेगा उसके 10 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे और जिसके पास 0 पॉइंट बचेंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा इस राउंड से। और हर अपोनेंट सिर्फ एक बार एक ही बंदे से फाइट कर सकता है हारे हुए से। ये बात सुनकर टाइली हंसता है, उससे कहने लगता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग वाली बात है, तुम ऐसे पहले बंदे हो जो कि मेरे सामने क्लेम कर रहा है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, वो भी टाइली है, यानी कि मुझसे पावरफुल हो। ये बात सुनकर निंगयू उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे बात से एग्री नहीं हो। तो ली क्यूंग उनके बीच में आता है, उससे कहने लगता है कि निंगयू तुम्हें इतना रेकलेस होने की जरूरत नहीं है, ये बंदा टाइली है, तुम्हें पता भी है। तभी टाइली उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में मुझे हंसाने में लगी हुई हो, तुम मेरे सामने इस तरीके से शो ऑफ कर रही हो अपनी इग्नोरेंस को, तुम्हें लगता है कि तुम पावरफुल हो मुझसे। और तभी दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है, जिसको देखकर टाइली भी शॉक होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो निंगयू कहने लगता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर हंस सकते हो। तभी उसके बाद टाइली अपनी पावर को रिलीज करता है, उससे कहने लगता है कि भले ही तुम अब हंस पाओ या ना हंस पाओ, ये डिपेंड करता है मेरे नेक्स्ट अटैक पर। जिसको देखकर ये बंदा आगे आता है, लेकिन उससे कहने लगता है कि ये तो एक मेलेवोलेंट एनर्जी है, यहाँ तक कि इसके सामने खड़े होने में मेरी बैंड बजने में लगी हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कई सारी चींटियां मुझे काटने में लगी हुई है, बहुत ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, ये तो मेरे माइंड को भी अफेक्ट करने में लगी हुई एनर्जी। टाइली भी उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, उससे कहने लगता है कि जो मेलेवोलेंट एनर्जी है वो मेरे असरा ब्लड सी का इस्तेमाल कर मैं किसी भी अपने अपोनेंट को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता हूँ, उसकी अटैक पावर को। अब मैं देखूं आखिरकार तुम इससे कैसे निपटोगे। तो निंगयू भी अपनी मेलेवोलेंट एनर्जी को रिलीज करता है, उससे क्या लगता है कि यहाँ पर तुम अकेले ऐसे बंदे नहीं जो कि इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, अब तुम मेरी एनर्जी का मजा चखो। ये बात देखकर वो काफी घबराते हैं, उससे क्या लगता है कि व्हाट, तुम एक्चुअली में जनरेट कर सकते हो मेलेवोलेंट एनर्जी को, और तो और इतना ही नहीं बल्कि में तुम्हारी जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी के मुकाबले में बहुत ज्यादा डेंस है। तभी निंगयू उसके जोरदार मक्का मारता है और उसकी जो मेलेवोलेंट एनर्जी होती है उसे वो बीच में से फाड़कर अपनी डिमोनिक फ्लेम ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ताई लिए वहीं पर हार जाता है और पीछे जाकर गिरता है और नोटिफिकेशन आता है कि स्टूडेंट ताई लिए हार जा चुका है, प्लस जो 10 पॉइंट्स है वो मिल चुके हैं निंगयू को, तुम्हारे करंट पॉइंट है 110 पॉइंट्स। जिसको देखकर वो बंदा काफी शॉक होता है, उससे क्या लगता है कि मैं हार गया, वो भी ओल्ड सिविल सिटी के बंदे के साथ। ये बंदे ने मानना पड़ेगा कि ओल्ड सिविल सिटी ने इस बार किसी जूनियर्स को प्रोड्यूस कर दिया है, तुम्हारा नाम क्या है वैसे। तो निंगयू से कहने लगता है कि मेरा नाम निंगयू। तभी वो बंदा उससे कहता है निंगयू, जो ओनली रीजन है मैं तुमसे हारा हूं वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो इंस्क्रिप्शन है वो मेरे मेरे इंस्क्रिप्शन को काउंटर करती है, मैं सप्रेस करूंगा तो मैं लीडर बोर्ड में, चिंता का मत करो, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तभी निंगयू से जाने से वहीं पर रोकता है, उससे कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, किसने कहा कि तुम यहाँ से इस जगह को छोड़कर जा सकते हो। जिसको देखकर ये बंदा सरप्राइज होता है और उससे पूछ लगता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो निंगयू से क्या लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर पॉइंट्स फार्म करना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें। ये सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे ऑलरेडी हरा दिया है, रूल्स के अनुसार तुम सेम पर्सन से फाइट नहीं कर सकते हो और यूजुअली ऐसे वैसे भी तुम मुझे बार बार हराओगे। तो ये सुनने के बाद निंगयू उससे कहने लगता है किसने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर हराना चाहता हूँ, तुम बस वहां पर खड़े रहो और बिल्कुल भी मूव मत करना। और अपने साथी ली कुंगलन को कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देखने में लगे हो, जाओ और अपने पॉइंट्स को फार्म करो। ये देखने के बाद ये बंदा पूरी तरीके से कंफ्यूज शॉक होते कहने लगता है, शौकत मुंह फाड़ते, क्या तुमने मुझे अपने आप हरा दिया, वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तुम अब यहाँ पर और द प्रॉफिट निकालना चाहते हो मुझसे, ये तो पूरी तरह से रिडिकुलस है, आखिरकार तुम एक ह्यूमन भी हो। और भाई साहब ये दोनों के दोनों कतई एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, कतई डेविल लगा दो डेविल। और कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिग ब्रदर, मैं ऑलवेज यहाँ पर अपना पेट भरकर रखूंगा अगर मैंने आपको फॉलो किया तो। और थोड़ी देर बाद उन दोनों ने हराकर इससे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए और वो काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि 10 पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा फेमस ताई लिए को एक दिन में अपने हाथों से हरा दूंगा। अब इससे पॉइंट फार्म हो चुके हैं तो वो काफी ज्यादा घबराता है, उससे कहने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ।
तो निंगयू फिर से उसे मना कर देता है यहाँ से जाने के लिए। जब बात ये पता इसे पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने ऑलरेडी 30 पॉइंट्स मुझसे ले चुकी हैं, आखिरकार तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए, आखिरकार मेरे भी खुद का प्राइड है। तो निंगयू उसे ऑफर देते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ टीम अप कर लो और हम लोग एक साथ मिलकर पॉइंट्स को फार्म करने वाले हैं वो भी। और जब ये बात सुनता है तो भाई हम सब भाई मेरी तो हंसी नहीं रुक रही होती है। ये बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज होता है ये बात सुनकर। जब इसका कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता निंगयू के क्वेश्चन पर तो निंगयू से इग्नोर करते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। अब जबकि इस बंदे को फ्री के पॉइंट्स फार्म करने का मौका मिलेगा तो कौन से छोड़ना चाहता है भाई, पहले पॉइंट्स दे दो और भाई साहब उसे हराने के बाद पॉइंट कलेक्ट करने के बाद उसे अपनी टीम में ले लो। वाह वाह बढ़िया आइडिया है। तभी वो उसके पीछे पड़ जाता है, उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं एग्री करता हूँ, आखिरकार मैं इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मना कैसे कर सकता हूँ। और ऐसा करने के बाद वो उसकी टीम में ज्वाइन हो जाता है और तभी दो लोग और न्यू लोग एंटर करते हैं उस थर्ड जोन में। तो ली क्यूंगलैंग उसे बताता है कि कुछ और लोग भी एंटर कर चुके हैं थर्ड असेसमेंट बैटल ग्राउंड में। तभी इनका सामना हो जाता है ताइलिए से। तो उसके पास बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो। और तभी ताइली उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और वो दोनों के दोनों भी उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो वो कहने लगती है क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो, तेरी हिम्मत कैसी है, तुम अकेले बंदे हम दोनों से एक साथ मिलकर फाइट करोगे, तुम अपने आप को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करने में लगे हुए, अगर ऐसी बात है तो हम भी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाले। तो ताइली पीछे वार्निंग देता है और कहने लगता है कि तुम अपने पीछे तो देखो। तो पीछे से निंगी उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और कहने लगती है कोई अननोन बंदा यहाँ पर मेरे पास अटैक करने के लिए आ चुका है, सबसे पहले तो मैं इसका ही बैंड बजाती हूँ। लेकिन निंगयू का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है और हार जाती है। जिसको देखकर उसका साथी भी घबराता है और शौक होता है, कहने लगता है कि ये बंदा है तो है कौन, इसके अंदर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आई। और तभी थोड़ी देर बाद ये दोनों दोनों बुरी तरीके से हार जाते हैं और रोना चालू करते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम तो हमें बुली करने में लगे हुए हो, पहले तुमने मुझे हरा दिया वो एक अलग मैटर था, लेकिन तुमने हमारे पॉइंट्स को इस तरीके से फार्म करने में लगे हो, ये बिल्कुल गलत है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अनएथिकल है और डिस्केबल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और इन्हें हराने के बाद निंगयू सेम ऑफर इन्हें भी देता है और इससे कहने लगता है क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे। लेकिन ये बंदा खड़े होते हैं, उससे कहने लगता है कि टीम अप तुम मेरी इंसल्ट करने में लगी हुई हो क्या, मैं भले ही एलिमिनेट हो जाऊं और मेरे पास 0 पॉइंट बचेंगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करने वाला। जब इनकी बातें चली रही होती हैं तभी एक और बंदा एंटर मारता है और काफी मुंह लटका कर आ रहा होता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं अंदर आने में कामयाब रहा। और तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वे लोग फिर से एक और बंदे को शिकार करते हैं और एक और बार इंचार्ज करके उसको भी हरा देते हैं और उसके बाद उसके पॉइंट्स को भी फार्म किया जाता है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा पूरी तरीके से हार जाता है। तो जो लोग इससे पहले हारे थे वो भी उसकी टीम को ज्वाइन कर कर काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं उसे हराने के बाद ये जो अमेजिंग फीलिंग मुझे महसूस होने में लगी हुई है बिना कुछ किए हुए बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हासिल करने में मिलने में लगे हुए हैं, ये जो फीलिंग कुछ अलग ही है। अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें ज्वाइन कर लो, ये खैर आइडिया बुरा भी नहीं था। और 10 मिनट बाद ये चीज करते 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 वो 10 पार्टिसिपेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं और निंग यू की पूरी टीम बन जाती है और कहने लगता है कि जो 10 मैन स्क्वाड है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब जो अदर स्टूडेंट है हम उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। और तभी हमें 1 घंटे बाद एक बंदे को आया दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं त्यानचू हूँ, टॉप टैलेंट हूँ त्यान्यून सिटी का, मैं यहाँ पर कम्पीट करने के लिए आया हूँ नेशनल चैंपियनशिप के लिए। जो जो तुम सभी के सभी 10 लोगों जो एक साथ गैंग अप करके एलिमिनेट करने में लगे हुए हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो, बहुत ज्यादा खराब बंदे हो यार। लेकिन निंगयू घंटा फर्क नहीं पड़ता और एक ही पंच में उस बंदे को वहीं पर हरा देता है और उसके बाद इस बंदे के सारे पॉइंट फार्म कर लिए जाते हैं, 0 पॉइंट बचते हैं जिससे कि वो एलिमिनेट हो जाता है और एलिमिनेट होते हुए चिल्लाता है कि डैम इट, मैं कभी भी इस चीज को नहीं जाने दूंगा इस तरीके से। तभी ताइनी ये सारी सिचुएशन को देखकर कहने लगता है कि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 लोग बचे हुए हैं जो कि कम्पीट करने के लिए थे नेशनल चैंपियनशिप के लिए और हमने ऑलरेडी 9 बंदों को एलिमिनेट कर दिया है। तो ली क्यूंग उससे पूछने लगता है कि हमने 9 को एलिमिनेट कर दिया है तो आखिरकार आखिरी बंदा कौन बचा हुआ है। तो वो बताने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है, आखिरी बंदा बचा हुआ कोई और नहीं बल्कि ये मैं हूँ, मैंने राइट बंदे को या फिर अपने बॉस को फॉलो किया, वरना अदरवाइज मेरा जो अंजाम था वो भी इन्हीं तरीके के होता, अनइमेजिनेबल, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। और तभी हमें सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो कि कभी खुशी मनाते हुए कहने लगता है कि ये ऑलमोस्ट ये असेसमेंट खत्म होने वाला है, मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जो निंगयू है वो एलिमिनेट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो अंकल वांग उससे फिर से बोलते हैं कि सुपरवाइज ये आखिरकार आप इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक क्यों होने में लगे हो हमारी ओल्ड सिविल सिटी के बारे में, क्या तुम थोड़ा बहुत पॉजिटिव नहीं सोच सकते। तो सुपरवाइज कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो ओल्ड सिविल सिटी है वो कम से कम कुछ अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सके, लेकिन रियलिटी में सच बताऊं तो ये इम्पॉसिबल है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल वो फेस करने में लगे हुए टॉप 10 टैलेंट्स को जो कि compete करने में लगे हुए चैंपियनशिप के लिए, टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए। और तभी वो रिजल्ट देखता है तो शॉक हो जाता है और उसके पास 520 पॉइंट्स होते हैं, जिसको देखकर शॉक होते मुंह फटाफट रह जाता है सुपरवाइजर का और कहने लगता है कि ये क्या होने में लगा, जो निंगयू है वो एक्चुअली में फर्स्ट प्लेस से पर है, लेकिन कैसे। तो अंकल वांग उससे कहने लगता है कि सुपरवाइजर जी है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो अपोजिट चीज कहने के लिए, जो भी तुम कहते हो हमेशा उसका उल्टा ही होता है। और इसी कंपटीशन के एंडिंग के साथ ये पार्ट में यहीं पर खत्म करता हूँ। हमने सारे के सारे पार्ट्स जो चैप्टर्स हैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो न्यू चैप्टर्स आएंगे वो इस चैनल पर एक्सप्लेन होंगे, वो तो जब आएंगे तब होंगे, लेकिन अभी के लिए उम्मीद करता हूँ कि अभी तक
आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। बस एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ आपसे और कुछ भी नहीं, बस सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बताना कि आपको कैसा लगा कंटेंट या फिर क्या चेंजेस होने चाहिए, वो व्हाटएवर जो भी आप बताना चाहो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। और अपना ख्याल रखिएगा, इस पे बाय।